मुझे ना आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा एक स्टूडेंट है 2020 से क्वेश्चंस लिख के बैठा था कि जब आप मिलेंगे तब मैं आपसे ये सब पूछूंगा। मैंने अपनी कमजोरियों को लिख रखा है। मैंने 6 महीने तक औसत प्रति माह 10,000 रुपए महीने में अपना खर्च चलाया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे यार 10,000 बहुत होता है सर, मेरे लिए नहीं। जिसकी आदत 5 लाख रुपए महीना पाने की हो, उसमें से बहुत सारा खर्चने की हो, और फिर वो व्यक्ति 10,000 रुपए में घर चला रहा है, मेरे लिए वो चुनौती है। ट्रम्प साहब जो अपने पहले कार्यकाल में थे 2016 से 2020 तक, तो चीन को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में थोड़ा बहुत ठंडा दिख रहे हैं। मैंने जितनी भी घटनाओं को संकलित किया और पढ़ा तो समझ में आया कि चीन की नीति किसी देश पर आक्रमण करने की नहीं है। ये रिचर्ड निक्सन ने तत्कालीन चाइना को फोन करके ये कहा कि 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान को ना मारे, आप एक काम करो, चाइना वालों इंडिया पर हमला करो। वर्तमान में विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन की आक्रामकता का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही जैसे वो पाकिस्तान को देती है। आपको लगता है कि हम चीन को दुरुस्त जवाब दे पा रहे हैं अभी? कौन सी चीज ऐसी है जो युद्ध के अंदर आप अपनी बना रहे हैं? 5th जनरेशन फाइटर जेट आप अपना नहीं बना रहे हैं। लड़ाई करने के लिए आपको दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ेगा। खुद की सुरक्षा के लिए S-400 किसी से लेना पड़ेगा। न्यूक्लियर भी लेना है तो किसी और से लेना पड़ेगा। जब आपका युद्ध होता है तो किसी दूसरे देश का जश्न होता है। क्यों लड़ना? अमेरिका को लेकर अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि वो मित्र है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। अमेरिका रशिया को तो खत्म ही करना चाहता है और चाइना के लिए वो पूरी तरह फील्डिंग बिठा रहा है। मुझे इजराइल जाने का मौका मिला है। मैं पिछले साल इजराइल था और मैं उस क्षेत्र को देखकर आया जहां पर हमास ने हमला किया था। उन क्षेत्रों को देख करके और फिर मैंने इजराइलियों से जब बात करी तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इजराइलियों को भी ये यकीन नहीं था कि ऐसा हमला हो सकता है। ईरान में कुछ तो ऐसा है जो अमेरिका जानता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद ही मुझसे अभी तक किसी ने पूछा हो। और जब नौकरी छोड़ी मैंने, मेरी पूरी सोसाइटी मेरे खिलाफ है और मेरी छात्रों से अक्सर ये निवेदन रहता है कि बेटा मोटिवेशन दुनिया में मत तलाशो, अपने माँ बाप से प्यार से बात कर लो, दुनिया का सारा मोटिवेशन वहीं से आ रहा है। इस देश में जितने भी पद से जुड़े हुए कर्तव्य हैं उनके निर्वहन के लिए लोग आते रहेंगे, लेकिन अंकित अवस्थी एक ही आएगा। परिचय में बस इतना जान लीजिए कि मात्र 14 साल की उम्र में 12वीं पास करने वाले, MSc में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले, पहले खुद IIT पहुंचने वाले, पढ़ने वाले और फिर कोटा पहुंचकर पढ़ाकर बहुत सारे बच्चों को IIT पहुंचाने वाले और फिर राजस्थान सिविल सेवा के अधिकारी बनने वाले, नौकरी करने वाले, नौकरी छोड़ने भी वाले और फिर बहुत सारे बच्चों को अधिकारी बनने का उनका सपना पूरा कराने वाले, खबरों को पढ़ाने वाले और वित्त को समझाने वाले मेरे गुरुजी, आप में से बहुत से लोगों के गुरुजी अंकित अवस्थी सर आज हमारे साथ हैं। सर, आपको वन इंडिया पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, मजा आ गया आपका इंट्रो सुन के। और जब अपने सामने अपने शिष्यों को बैठा देखते हैं तो ऊर्जा एक टीचर की बहुत ऊपर होती है। मेरा सौभाग्य है कि आज आप मैं साथ बैठ करके उन दर्शकों के लिए बात करने वाले हैं जो हम लोगों को जानते हैं और इस माध्यम से जान पाएंगे। आपका बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आइए। बिल्कुल सर, पिछले कई घंटों से मैं इस सोच में डूबा हुआ था कि मैं आपसे बातचीत शुरू कहाँ से करूँ। क्या जो मौजूदा देश दुनिया के ताज़ा हालात हैं उसकी किसी घटना से, या फिर आपकी इतनी दिलचस्प जीवन यात्रा रही है उसके किसी मोड़ से। फिर मैंने फैसला किया कि मैं तब से शुरू करता हूँ जब से मैंने आपको देखना, सुनना और पढ़ना शुरू किया। मेरे जैसे बहुत से लाखों लोगों ने आपको देखना सुनना शुरू किया। 2020-21 कोरोना काल का वो दौर, क्या आपको लगता है कि कोरोना काल के उस दौर का आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा? वो टर्निंग पॉइंट की तरह एक था? निश्चित ही इस देश में बहुत से लोगों के लिए वो टर्निंग पॉइंट था और इंडिया विशेष रूप से उस समय अचानक इंटरनेट का यूज करना शुरू किया था, क्योंकि या तो कहिए समय था कि वो घर में लॉक था, तो लोगों ने इंटरनेट के थ्रू उन लोगों को जानना शुरू किया जिनमें से हम जैसे कुछ लोग भी थे जो पहले तक पढ़ाते थे किसी पर्पस के लिए, किसी एग्जाम के लिए, लेकिन बहुत से लोगों ने जब कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया और ये पाया कि ये जो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये तो शायद देश की ज़रूरत है। और ये बहुत ही संयोग की बात कही जाए कि आज का जो ऑडियंस है ये कोरोना की वजह से बहुत लिटरेट ऑडियंस बन चुका है। अब आप इसे कुछ भी कचरा नहीं खिला सकते। बिल्कुल, ये इतना रिसर्च्ड ऑडियंस बन चुका है कि ये हमें हर दिन कसौटी पे कसता है। आप किसी भी दिन अपना कंटेंट का लेवल गिराइए, ये अगले दिन आपको कमेंट बॉक्स में बता देगा कि सर मजा नहीं आया। ये आपको कसता है, आपको सिखाता है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस दौर में मैं अपनी ऑडियंस के साथ इतना खूबसूरती से कनेक्टेड हूं। बिल्कुल। और सर, आपको लगता है जैसे आप जैसे बहुत सारे शिक्षकों के लिए कोरोना एक वरदान की तरह भी आया, क्योंकि शिक्षकों को पहले इतनी लोकप्रियता मिली नहीं थी जितना आज के दौर में उनको लोकप्रियता भी मिली और पैसा भी मिला खूब
और उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें और भी हुई। आपके जीवन में ऐसे कई बदलाव कैसे आए? क्योंकि कोरोना के दौर में आप एक बहुत बड़े संस्थान में शिक्षण कार्य कर रहे थे और उस समय आपके पैकेज को लेकर भी बहुत सारी बातें उड़ी थी, खबरों में आई थी। अक्सर कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर। जिसे आप कह रहे हैं कि ये वरदान रहा, ये डिपेंड करता है कि हमने उसे वरदान सिद्ध कर दिया। सामान्यतः व्यक्ति को इस बात पर जज नहीं किया जाता है कि फाइनली उसने क्या पाया। जज इस बात पर किया जाना चाहिए कि जब आपदा सबके लिए आई थी तब इसने उसे अवसर में कैसे बदला। मेरे बहुत से साथी उस समय जो ऑफलाइन शिक्षण में बिजी थे, कई साथी ऐसे भी गुमनामी में खो गए जो उस ऑनलाइन के दौर में किसी के सामने ही नहीं आ पाए। कारण ये था, जिस समय कोरोना आया था उससे पहले ही मैं ऑनलाइन था। मैं ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा था और लगभग 30 में से 25 दिन मेरे वीडियोस यूट्यूब के टॉप ट्रेंडिंग रहा करते थे। और उस समय मुझे यूट्यूब की जनता ने ट्रेंडिंग गुरु का नाम दिया था कि इनका वीडियो आएगा वो टॉप ट्रेंड में जाएगा। अब जब वो टॉप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ और अचानक आपको पता चलता है कि आप अब ऑफिस नहीं आ पाएंगे। आप विचारिए कि आपको एक स्टूडियो से सेशन लेने की आदत है और कल आपको यह कह दिया जा रहा है कि अब लॉकडाउन लग गया है, ऑफिस बंद हो रहे हैं। ऐसे में हमें आज भी, मतलब ये बड़ा आश्चर्य की बात है, शायद लोग सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे, डेल का एक लैपटॉप दिया जाता है संस्थान के थ्रू कि आप इसे लेकर घर जाइए। OBS नामक एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है कि इससे लाइव हो जाइए। उस दौर में वैभव जी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतना ज्यादा घरों तक नहीं थी, संस्थानों तक थी। और अचानक इंटरनेट मतलब कोरोना आने से हर घर को इंटरनेट की जरूरत होने लगी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम पर आ गए थे। बिल्कुल। वर्क फ्रॉम होम में जैसे ही लोग शिफ्ट हुए तो आपको भी अपने घर पहुंचना पड़ा जमे जमाए सिस्टम से। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हमारी ऑडियंस तब लिटरेट हो गई है, वो क्रोमा समझने लगी। उस समय हम किसी से पूछते भी थे ना कि हमें क्रोमा के लिए कपड़ा चाहिए या फिर पीछे बैकग्राउंड चाहिए, तो बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाते थे। मैं अलवर आया, मैं राजस्थान के अलवर का मूल निवासी हूं, काम मैं जयपुर में कर रहा था। घर जैसे ही पहुंचा मेरे पास क्रोमा नहीं था। ये इतना बहुत से लोगों के लिए जिस तरह हार्ट ब्रेकिंग था कोरोना, मेरे लिए भी था, क्योंकि मेरा सब कुछ जमा जमाया एकदम हाथ से छिन गया। लेकिन मैंने उस समय अपने आप को एक मोटिवेशन दिया कि जब सभी लेवल प्लेइंग हो गए हैं तो अब यहां से आगे निकलने वाला लीड कर जाएगा। और मैंने उस दिन, आपको खैर आज बताते हुए मजा आएगा, ज्यादा निजी हो जाएगा लेकिन फिर भी बिल्कुल। निजी ये है, पेटीकोट समझते हैं महिलाएं जो अंग वस्त्र पहनती हैं जी, उसका कपड़ा, एक हरा कपड़ा मैंने जुगाड़ किया। मैंने उससे ये रिलेट किया गूगल पे ढूंढ करके कि क्रोमा तो हरा होता है। ये सब आप खुद से ही कर रहे थे? ये सब खुद से कर रहा था। आप सोचिए ना, वहां पे लोग कहां थे उपलब्ध। मैंने पेटीकोट के कपड़े को, ये मतलब लिटरली बहुत फनी लाइन है जी, मैंने दीवार पर लगा करके उसके सामने डेल का वो कंप्यूटर लेकर के अपना सेशन लेना शुरू किया। क्रोमा अधूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि ये नहीं पता कि लाइट कितनी चाहिए। लाइट थी नहीं। लाइट के नाम पर CFL का बल्ब था जो जल रहा था। तो मेरे बहुत से वीडियो में, मेरा आज भी अगर वो आप 2020 का याद करेंगे तो हल्का हल्का जो हरा हरा दिखता था वो पेटीकोट के कपड़े थे। लेकिन किसी ऑडियंस को ये नहीं बताया, किसी की तरह मैंने सिंपैथी गेन नहीं की कि मैंने कितने संघर्ष में ये काम किया। नहीं, संघर्ष ही तो आपको मजबूत करता है। और मैं इस बात को लेकर बहुत प्राउड फील करता हूं कि उस छोटे से CFL बल्ब से, डेल के एक 30,000 के लैपटॉप से हमने उस समय पर 50-50 हजार लाइव ऑडियंस को कमरों में बैठ के पढ़ाया है। तो यार ये संघर्ष है। आपने इसे अवसर में देखा क्योंकि आपको परिणाम दिखाई दिया। अगर मैं जर्नी बताता कि ये कहां से शुरू हुआ, मेरी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आया, क्योंकि पहले तक हम लोग घर से बाहर निकल पाते थे। आज काम इतना ज्यादा हमको एक कैस्ट्रोफोबिक तरीके से बैठने के लिए हो गया। घर के सब लोग परेशान हैं जब हम सेशन ले रहे हैं, क्योंकि सबसे घर की जो प्राइम जगह है वो मैंने अपने लिए चुन ली। बेडरूम परेशान हो गए, बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, कोई आ जा नहीं सकता, बाहर आवाज नहीं निकाल सकता। घर की स्थितियां बिल्कुल खराब होने लगी क्योंकि मैं घर घंटों कमरे में बंद हूं। घर वाले उस जगह का यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और हालात ऐसे कि मैं बैठे बैठे वजन बढ़ाने लगा क्योंकि उठ नहीं पा रहा हूं, घूम नहीं पा रहे क्योंकि आप लॉकडाउन में बैठे हैं और काम आपका पूरा सिट कर रहे हैं। मैंने कोरोना काल में 24 kg वेट गेन किया। तो जिसे आप अवसर कहे, मैं उस पर ऑफेंड नहीं किया। मतलब मैं इसको ये कह सकता हूं कि मैंने आपदा को अवसर में बदला। बिल्कुल, जैसा मोदी जी कहते हैं। अवस्थी सर, कोरोना का वक्त था तो बहुत सारे लोगों ने अपने निजी जीवन को भी खंगाला। जैसे बहुत सारे लोग घरों पर बहुत दिनों तक रहते नहीं थे, समय नहीं देते थे, वो भी गांव पहुंचे, अपने लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, कुछ कर नहीं सकते थे। तो रिश्तों में भी एक बदलाव देखने को मिला।
बहुत सारे लोगों ने अपने घर के लोगों को ही असली पहली बार ट्रू, पहचाना। वेरी ट्रू। आप कोरोना में शिक्षण कार्य के अलावा और क्या कुछ कर रहे थे, जैसे पढ़ाई और कुछ फ़िल्में देखना? ये आपने बहुत अच्छी बात की। कोरोना से जस्ट पहले मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था, अलंकृता। जी। उसका जन्म हुआ जब मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था, तब मैं उतना समय उसे नहीं दे पाया था, तो शायद उसका बचपन नहीं जी पाया था। इस बीच में यह हुआ था कि कोरोना से जस्ट पहले मेरी बेटी का जन्म होता है और मैं उस पूरे टाइम में उसका बचपन जी पाया। तो मैं अपने लाइफ में कोरोना को कई मायने में ब्लेसिंग मानता हूं कि मैंने ना घर वालों के साथ ही नहीं, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। और आज मैं उनके साथ जितना अफेक्शनेट हूं, उसके पीछे का बड़ा कारण है कि मैंने उनके हर वक्त में उनके साथ चौबीसों घंटे रह करके समझा है कि बचपन क्या होता है और साथ में जिया है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट था। लेकिन रही बात पढ़ाने की, कुछ और पढ़ने की, वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा काम ही पढ़ाने का था। तो अपना सब्जेक्ट पढ़ने में मेरा बड़ा समय बीत रहा था। मैंने खूब पढ़ाई की, मैंने खूब आपको देखा और बहुत सारी किताबें पढ़ी, उपन्यास खूब पढ़े। और उस दौर में जितना पढ़ गया 1-2 महीने में, उतना शायद उसके बाद 4-5 सालों में भी एक साथ नहीं पढ़ा गया। सर, उस दौरान दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा था। ट्रम्प साहब अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में थे और 2020 में वो चीन को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक थे। टैरिफ युद्ध चल रहा था और उन्होंने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस भी कह दिया था। और कोरोना के उदय को लेकर बहुत सारी बातें अभी भी सामने नहीं आ पाई, रहस्य खुल नहीं पाया, आखिर वो क्या था। आपको क्या लगता है, क्या कोई वो प्रयोग हो सकता है जानबूझकर किया गया? देखिए, हमेशा जब भी किसी घटना का आपको सही कारण ना पता हो तो कयास नामक चीज जगह ले लेती है। बिल्कुल। और कयासों में हर व्यक्ति अपने उपलब्ध ज्ञान का भरपूर उपयोग करते हुए वो आंसर देने का प्रयास करता है जो सबको कन्विंस कर जाए। मैं अगर ये कहूं कि हाँ, ये तो एक मिस्ट्री थी जो निश्चित ही चाइना ने निकाली थी, ये बात बहुत अच्छे से बिकने वाली है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं इस ज्ञान में बहुत शैलो हूं, ना मैं चाइना गया, ना मैं अमेरिका गया, ना मुझे डिफेंस का कोई अंदर का पता है, वो ज्यादा ऑनेस्ट आंसर होगा। बिल्कुल। मैं आपसे ये कह दूं कि साहब नहीं ये तो एक मिस्ट्री थी, नहीं भाई, मैं जितनी खबरें संकलित पढ़ पाया, मुझे उसमें बहुत ज्यादा ये लगा कि ये आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को नीचे दिखाने की राजनीति, और इसमें जब कुछ भी बाहर इतनी सारी गुप्तचर एजेंसियां नहीं निकाल पाई, तो अब तो यही लगता है कि ट्रंप लगातार चीन को लंबे समय से पछाड़ना चाहते थे। पहले उसका बायकॉट करना चाहते थे कि भाई ये कोरोना के जनक हैं, और अब ये बायकॉट करना चाहते हैं कि ये लोग दुनिया में व्यापार को एक अधिकार में ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर 2 G2 कंट्रीज की लड़ाई है। शीत युद्ध एक नया दिशा ले चुका है। पहले यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका था, अब वो नया शीत युद्ध है अमेरिका वर्सेस चाइना, जैसे अब ट्रेड वॉर के रूप में आप जान रहे हैं। अवस्थी सर, लेकिन क्या हम ये माने, मतलब लगता तो यही है कि ट्रम्प साहब जो अपने पहले कार्यकाल में थे 2016 से 2020 तक, तो चीन को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में थोड़ा बहुत ठंडा दिख रहे हैं वो। आपको लगता है ऐसा? चीन को लेकर के आक्रामक अब नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक साथ पूरी दुनिया के सामने अपना रुख खोल दिया है। पहली बार वो ट्रायल पायलट रन के रूप में केवल चाइना के साथ कर रहे थे, इस बार उन्होंने अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड कर दिया है। तो जब आप बहुत से मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो आपका अटेंशन किसी एक के प्रति कम रह जाता है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ नहीं है। वो चाइना से आज भी उतनी ही खुन्नस रखते हैं, और इस समय जब इंडिया के ऊपर से टैरिफ कम हुए हैं तो चाइना हाईएस्ट टैरिफ पेयर्स में से अब उनके लिए है। बिल्कुल। और हम भारत और चीन की अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे रिश्ते भी 2020 में काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। गलवान वाली घटना हुई थी, हमारे कई सारे सैनिकों की जान गई थी, गोली नहीं चली थी लेकिन कम भी कुछ नहीं हुआ था, खून खराबा। आपको क्या लगता है कि चीन ने उस कोरोना के दौर में इतनी आक्रामकता दिखाने की कोशिश क्यों की थी? क्या उसकी कोई गलत मंशा थी? देखो, चाइना की ना अगर आप पॉलिसी को थोड़ा सा डीप डाउन डिग करेंगे, अगेन हम लोग क्या है ना, हम लोग ऑब्जर्वर्स हैं, हम प्रभावित पक्ष हैं, और शिक्षण कार्य करते करते ऑब्जर्वेशन में आपको पढ़ने का बहुत मौका मिलता है। मैंने जितनी भी घटनाओं को संकलित किया और पढ़ा तो समझ में आया कि चीन की नीति किसी देश पर आक्रमण करने की नहीं है। वो हमारे खेतों के बगल में एक वो वाला खेत मालिक है जिसकी नेचर है कि वो 2 खेतों के बीच में बनी हुई दीवार को अपने हल से तोड़ता है और आपके खेत में कब्जा करता है। अंग्रेजी में इस भाषा को सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। अगर आप अपने गांव देहात में पहुंचेंगे तो अक्सर पड़ोसियों के बीच में जो लड़ाई होती है वो इस बात पर होती है कि तुमने हमारे खेत के बीच की दौड़ बोलते हैं हमारे गांव में उसे, इसे हल से क्यों तोड़ दिया? तो वो कहता है नहीं, मेरा हल गलती से चला गया, एक काम करो, ये दौड़ आपकी तरफ शिफ्ट कर लो। और ऐसा करते करते वो खुरच खुरच के दूसरे के खेत को अपने खेत में मिलाता चला जाता है। चाइना ने 1951 में, जब हम लोग आजाद हुए 1947 के बाद, तो इंडिया के पास इतने संसाधन नहीं थे
कि वो अपने बॉर्डर्स पर ले जाकर अपनी फोर्सेस को तैनात कर सके। हम अपनी आवश्यकताओं से जूझ रहे थे, नए आजाद थे, हमें खुद एकजुट होने में समय लग रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। चाइना उस समय पर पैरेलल ये खेल खेल रहा था। 1951 में ही उसने अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से अगर आप उत्तर की तरफ देखते हैं तो जिंजियांग प्रोविंस है, और दक्षिण की तरफ चल के देखते हैं तो वहां पर तिब्बत है। जिंजियांग से तिब्बत के बीच में सड़क डालना अक्साई चीन से शुरू कर दिया था। जब वहां से सड़क डालना शुरू हुआ तो समझिए कि ये इंफॉर्मेशन की कमी कहिए, या ये कहिए कि शायद हम लोग उस लद्दाख के क्षेत्र को समझते ही नहीं थे कि यहां पर कोई थोड़ी ना कब्जा करने आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपने राजस्थान के धोरों को छोड़ रखा था कि ये तो बंजर जगह है, यहां कौन आएगा। लेकिन आपको नहीं पता था ना कि एक दिन यहीं पर ही सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी निकलेगी, पेट्रोल डीजल निकलेगा। उस समय पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की समझ हमारे लिए इसलिए नहीं थी, हम मानते थे कि चीन भी हमारे साथ आजाद हुआ है, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, बिल्कुल। दोनों पीड़ित हैं, हम दोनों थोड़ी एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन वो उस समय पर एक सड़क बना चुका था। जानकारी 1958 में लगी कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, और उस समय जब भारत ने प्रतिरोध किया, ये उसके एग्रेशन का रीजन बना 1962 में। जब दलाई लामा भारत आए तो चाइना ने उसे एक बहाना बनाया और कहा कि लो अब मैं इस जमीन को अपना घोषित ही कर देता हूं। और तब से लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आज भी चाइना के पास अक्साई चीन के रूप में कब्जे में है, और एलएसी हम दोनों देशों के बीच की सीमा बन गई। अब आता हूं आपके बात के ऊपर कि गलवान वैली को आप कैसे लेते हैं। तो गलवान भी उसकी सलामी स्लाइसिंग का ही नतीजा था। अब भारत बॉर्डर के नजदीक सड़कें बना रहा था कि सुनो एलएसी तक तो आ गए, अब अंदर मत घुस जाना। हम अब एलएसी के नजदीक एक सड़क और बनाना चाहते हैं। चाइना ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब कोई बॉर्डर पर सड़क बना दे रहे हो तो सामने वाले को चिंता क्या हो रही है कि मैं अब और अंदर नहीं घुस पाऊंगा, तो चोर की चोरी पकड़ी गई। चाइना को अगर आप दक्षिणी चीन सागर में उठाकर देखेंगे तो ऐसे बहुत से आइलैंड, जो कभी आइलैंड बैरन थे या कुछ देशों ने इसलिए छोड़ रखा था कि चाइना को इसकी क्या जरूरत होगी, जैसे उनमें से स्पार्टले आइलैंड बहुत फेमस है। तो दक्षिणी चीन सागर में चीन ने उन आइलैंड्स पर भी अपना एंकर फेंक दिया कि नहीं साहब, हमारे तो पुरखे यहां भेड़ चराने आते थे, और ऐसा कहकर के उसने अपने आप को पुरातन समय से जोड़ दिया कि ये तो पूरा मेरा है। वियतनाम के साथ वाला जो क्षेत्र है उसे उसने 9 डैश लाइन 11 डैश लाइन करके उस पूरे की गल्फ ऑफ टॉमकिंग को पकड़ लिया कि ये तो मेरी है। कहने का मतलब ये है कि उसने दुनिया भर के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर खुरचन शुरू किया, लेके मंगोलिया से लेके जितने भी सेंट्रल ईस्टर्न कंट्री, सब में अपनी बॉर्डर को खोजना शुरू किया कि वो इस तरह से बढ़ेगा। चाइना युद्ध नहीं करना चाहता, ये मैंने मल्टीपल टाइम पहले भी कहा है, अभी भी मैं ये कह रहा हूं, जब तक वो नंबर 1 नहीं पहुंच जाएगा वो युद्ध से डरेगा। अब तक तो नहीं, वो ताइवान पर कब का कब्जा कर चुका होता। अवस्थी सर, जैसा कि आपने बताया 50 और 60 के दशक की बात आपने की, तब हम चीन की नीयत नहीं भांप पाए थे, पंडित नेहरू नहीं भांप पाए थे। 62 वाले युद्ध के बाद उनकी तबीयत भी शायद लोग कहते हैं कि इसी वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी कि युद्ध में हमें ऐसा सामना करना पड़ा। जैसी गलती उस दौर में हुई, क्या आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद भी हम थोड़ा बहुत चीन की नीयत नहीं भांप पाए थे? हमने मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी कई बार चीन गए, वहाँ के राष्ट्रपति आए, और फिर 2020 हो जाता है। क्या हमने फिर से वही गलती दोहरा दी? मैं इसको थोड़ा और रिफ्रेम करता हूं, और वो ये है कि आप दुनिया में कुछ भी बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। और पड़ोसी के ऊपर आपके पास विश्वास और शत्रुता के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। भारत को विश्वास करना एक मजबूरी भी लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच की लड़ाई का कोई तीसरा लाभ उठाता है। अभी रिसेंटली हमने एक सेशन किया था, उस सेशन में एक जानकारी हमने साझा की थी कि वाटरगेट नाम से एक इंसिडेंट हुआ था अमेरिका के अंदर। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हाल ही में रिलीज हुए, लगभग 50 साल पहले की घटना, जिसमें रिचर्ड निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनका एक डॉक्यूमेंट लीक होता है और पता चलता है कि रिचर्ड निक्सन ने तत्कालीन चाइना को फोन करके यह कहा कि 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान को ना मारे, आप एक काम करो, चाइना वालों इंडिया पर हमला कर दो। अब आप विचार करके देखो कि हमारे 1962 की शत्रुता का अमेरिका चाइना को भड़का करके लाभ लेना चाह रहा है कि सुनो एक बार हमला कर दो, इसका ध्यान बटेगा। रिसेंट टाइम में भी हम लोग अपनी शत्रुता में चीन को, मतलब पाकिस्तान को एक शत्रु के रूप में लेकर चल रहे थे, लेकिन चाइना को हमने एक पैसिव पार्टनर मान लिया था। दुश्मनी थी 1962 से, हमारे ग्रजेस थे, लेकिन आप नोटिस करें तो 1962 से लेकर के 2014 तक या फिर 2019-20 तक कोई भी ऐसा बड़ा वाकया नहीं है जिसको आप ये कहें कि दोनों की सेनाओं ने बंदूकें तान दी और फायर कर दिया। घटनाएं बदली हैं, बीच बीच में अरुणाचल प्रदेश का मामला निकल कर आया है, अपने सिक्किम भूटान वाला मामला निकल कर आया, तमाम ऐसी घटनाएं आई जरूर हैं, लेकिन जितनी हॉस्टिलिटी हमें पाकिस्तान से देखने को मिली उतनी हमें चाइना से देखने को नहीं मिली।
भारत के लिए यह समझते हुए चलना जरूरी था कि चाइना के साथ अगर हम बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं तो हमारे दो फ्रंट खुल जाएंगे। देखिए, अगर आप वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को बहुत गहराई से नापेंगे ना तो समझ में आएगा कि इस दुनिया पर राज करने वालों ने अपने आप को चारों तरफ से पहले सुरक्षित किया। यूके ने दुनिया पर राज किया खुद को आइलैंड कंट्री बनाकर। अमेरिका दुनिया पर राज करने निकला है, कहता है कि नदर्न हेमिस्फीयर पूरा मेरा, अब बोलता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पूरा मेरा। कनाडा को बोलता है 51वां राज्य बन जाओ, ग्रीनलैंड पर मैं कब्जा कर लूंगा। क्यों? क्योंकि फिर चारों तरफ केवल समुंदर होगा, मेरा कोई पड़ोसी नहीं होगा। ऐसे में भारत के सामने दो तो पड़ोसी पहले से ही अब तैनात हो गए, तीसरा बांग्लादेश हॉस्टाइल हो गया। आप सोचिए ना, देश की तरक्की को रोकने के लिए कितने सारे फैक्टर खड़े कर दिए। सरकारें जब फैसले लेती हैं तो वो ये सोचती हैं कि बाकी नुकसान से ज्यादा नुकसान हमारा है युद्ध में घुसना। कोई भी देश, विकासशील अर्थव्यवस्था युद्ध में जाने से हिचकेगी। विकसित अर्थव्यवस्थाएं युद्ध को एंजॉय करती हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध होगा तो हम सिग्निफिकेंट रहेंगे, हमारी ताकत, हमारे हथियार बिकेंगे। और जिन देशों को डेवलप होना होता है वो युद्ध से बचते हुए चलते हैं कि नहीं, अगर हम युद्ध में उलझ गए तो राष्ट्र को हम तरक्की नहीं दे पाएंगे। चाइना भी इसलिए युद्ध से डरता है, भारत भी युद्ध को इसलिए अवॉइड करके चलता है। इसलिए मोदी जी का स्टेटमेंट अगर आप पकड़ें तो वो अक्सर एक लाइन बोलते हैं, ये युद्ध का नहीं शांति का समय है। बिल्कुल। अभी जो है वर्तमान में विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन की आक्रामकता का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही जैसे वो पाकिस्तान को देती है। आपको लगता है कि हम चीन को दुरुस्त जवाब दे पा रहे हैं अभी? मैं इसको उल्टा करता हूं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश में कोई ऐसे तत्व नहीं हो सकते जो ये चाहते हो कि भारत और चाइना युद्ध हो और उनका हित सिद्ध हो? क्या हर देश के अंदर अपनी इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज नहीं हो सकती? क्या इस देश के अंदर ऐसे रोग एलिमेंट नहीं हो सकते जिन्हें बाहर से फंडिंग हो इस बात की कि सुनो, सरकार को प्रवोक करो ताकि ये चाइना से लड़े? आप क्या चाहते हैं? देश की तरक्की चाहते हैं या देश को उलझते हुए देखना चाहते हैं? अगर वाकई में थोड़ा सा भी ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में कुछ सीखने वाली बात हो, हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ऐसे रहे जिन्होंने दुनिया के आंदोलनों से सीखा। हम भी सीखेंगे। आप महात्मा गांधी जी को उठाकर देखें, उन्होंने टॉल्स्टॉय को फ्रेम किया। भगत सिंह को देखें, उन्होंने दुनिया भर की क्रांतियों को अपने रेफरेंस में लिया, तब क्रांति की। हम दुनिया के अंदर केवल जापान का उदाहरण उठा के देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेना बनाने से रोक लिया कि हम सेना के झगड़े में नहीं हटेंगे, पहले बर्बाद हुए हैं, बनेंगे। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर बैठा है, अब बोलता है कि चलो युद्ध करेंगे। उसको एनी टाइम नॉर्थ कोरिया हॉक के रखता है कि तुम्हें आज मार दें। अब वो उस चीज के चक्कर में दबा रहता है कि नहीं भाई रुको भाई, अभी नहीं युद्ध करेंगे। युद्ध ना करके उसने अर्थव्यवस्था को वहां टिका दिया। अब सोचिए, हमारे देश को अगर पूरे टाइम आप कहोगे जाओ ना उससे लड़ लो, जाओ ना उससे लड़ लो, फायदा किसका है? कौन सी चीज ऐसी है जो युद्ध के अंदर आप अपनी बना रहे हैं? 5th जनरेशन फाइटर जेट आप अपना नहीं बना रहे हैं। लड़ाई करने के लिए आपको दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ेगा, खुद की सुरक्षा के लिए S-400 किसी से लेना पड़ेगा, न्यूक्लियर भी लेना है तो किसी और से लेना पड़ेगा। जब आपका युद्ध होता है तो किसी दूसरे देश का जश्न होता है। क्यों लड़ना? और ऐसे देश से क्यों लड़ना जिसको प्यार से रखा जा सकता है? हम समझते हैं कि चाइना हमसे फार बेटर इकोनॉमी है। हम लुक अप टू है कि साला इसको देख के सीखो कि इसके जैसे बना जा सकता है, इसके पास इतना कुछ है, सीखो। हम तमाम 140 करोड़ भारतीयों की प्रेरणा है चाइना भाई। उसने इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ आज अपने आप को अमेरिका की नाक में दम करने वाला देश बना लिया है। हम देखते हैं कि चलो इसके साथ सीखो तो सही ना यार। हम इसके साथ में ये तो सीख सकते हैं ना भारतीय कि एक दिन हम इसको पीछे छोड़ेंगे। हम प्रेरणा लेते हैं ना यार। हम पाकिस्तानियों से क्या प्रेरणा लेंगे? आजकल देश के अंदर जब भी नैरेटिव वॉर चलेगा, हम पाकिस्तान से इस तरह बेहतर है। अरे उसके साथ छोड़ दो कंपटीशन करना भाई, ऊपर वाले से देखो ना, उससे करेंगे। और उससे करके अगर आप युद्ध में लड़ा दिए गए तो आप बताइए फायदा किसका होगा? बिल्कुल सर, चीन पर हमने बहुत ज़्यादा ही बात कर ली। 2020 में ही एक और बड़ी घटना होती है। वो घटना ये होती है कि ट्रंप साहब चुनाव हार जाते हैं। बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि भैया हमें जानबूझकर हरवा दिया गया, और बहुत सारी बातें होती हैं उनके हारने को लेकर, भारत को लेकर भी, कि अगर वो नहीं हारते 2020 में उनको दूसरा टर्म फिर से मिल जाता, जैसे उनके पूर्व के कई सारे राष्ट्रपतियों को मिला था। ओबामा साहब को मिला था, बुश साहब को मिला था, क्लिंटन साहब को मिला था। तो क्या आज के दौर में भारत और अमेरिका के जैसे रिश्ते हैं वैसे नहीं होते? क्योंकि पहले कार्यकाल में हमारे बहुत अच्छे मित्रवत संबंध हो गए थे। मोदी जी भी वहां गए थे, वो भी यहाँ आए थे। मैं इसको ना एक अलग तरह से फ्रेम करूंगा, और वो ये कि अमेरिका को लेकर अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि वो मित्र है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। आज से नहीं, हम अपने आने वाली जनरेशन्स को भी ये बात बोल सकते हैं, और हम लोग अपने अनुभवों से भी ये सीख सकते हैं। एक अमेरिका के एनएसए हुए, रिचर्ड निक्सन के समय पर एक एनएसए थे, उनका नाम था किसिंगर जी। उनका एक बयान बहुत वायरल होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि अमेरिका ना तो किसी का परमानेंट शत्रु है ना परमानेंट मित्र है।
अमेरिका के केवल निजी हित होते हैं। तो ऐसे में अब जब आप ये बात बोलते हैं कि अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे हो गए थे, बदलिए इस लाइन को, तब अमेरिका को हमसे हित ज्यादा दिखते थे, आज उसे हमसे कम हित दिखते हैं। हितों में अंतर है, बाकी हम वही हैं। बिल्कुल सर, अब 2021 में चलते हैं। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला होता है। ट्रंप साहब अपना दफ्तर छोड़ना नहीं चाह रहे होते हैं। उनके समर्थक बहुत उत्पात मचाते हैं वाशिंगटन डीसी में। आखिरकार उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। उनका जो आरोप था, उस आरोप पर भी मैं आपसे एक सवाल का जवाब ले लेता हूँ। क्या ट्रंप साहब को जानबूझकर हरवाया गया था? क्योंकि उनका ऐसा आरोप... देखिए, डेमोक्रेसी में अक्सर हारने वाले इस लाइन पर आरोप लगाते हैं कि मैं तो जीत ही रहा था, क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं वो तो उनको ये विश्वास ही दिलाते हैं ना कि हमारा नेता कैसा हो तो आप जैसा हो। तो उनको तो एनी टाइम यही लगता है कि मैं ही जीत रहा था। तो हारने वाले की बात में केवल इतनी उम्मीद करो कि कहीं चुनाव रिज तो नहीं हुए थे, उन्हें रिग्ड तो नहीं कर दिया गया था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आरोप का कोई मतलब नहीं होता। अगस्त 2021 अमेरिका की 20 सालों के बाद अफगानिस्तान से वापसी हो जाती है। तालिबान को हटाने के लिए आए थे, उनसे लड़ाई लड़ी 20 सालों तक, और जब छोड़ कर गए तो वही तालिबान के लोग सत्ता में आ गए। अमेरिका को अफगानिस्तान में क्या हासिल हुआ? देखिए, अगर आप ना अफगानिस्तान, जैसे बहुत सारे भारतीय लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका 20 साल अपना क्यों खपा दिया अफगानिस्तान में, बजाय ये समझने की अफगानिस्तान से क्या हासिल हुआ, उल्टा सोचते हैं कि उसको हासिल क्या था जो 20 साल तक अपना ईगो लगाकर बैठा था। असल में अफगानिस्तान का इतिहास अगर आप पीछे निकाल कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उस जगह पर है जहां से अमेरिका बगराम एयरबेस से सोवियत रूस को और चाइना को एक साथ काउंटर कर सकता है। आज वही स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे पाकिस्तान में दिखाई देती है। पाकिस्तान को, जैसे कहते हैं ना, रोटी फेंको और कब्जे में ले सकते हो। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन चुका था, तो उसके साथ बार्गेनिंग करने में अमेरिका को नुकसान हो रहा था। अफगानिस्तान उन्हें एक सस्ता देश लगा, अव्यवस्थित कंट्री लगा कि यहां पर कुछ रोग एलिमेंट्स हैं, खत्म करेंगे और ये जगह पर कब्जा करके बैठ जाएंगे। जिस जगह पर आप कब्जा करके बैठ जाओगे और वहां बैठकर अपना एक ऐसा बेस बनाएंगे, जैसे आज उसने कतर में बेस बना रखा है, गल्फ के बहुत से देशों में लगभग 750 उसके दुनिया में बेस है। उसे लगा कि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह होगी जहां से सोवियत रूस पकड़ लेंगे और चाइना पकड़ लेंगे। उस जगह को पाने के लिए उसने खूब जद्दोजहद की। सोचिए, जब वो यहां से निकल कर गया, ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू ही हुआ था, वो कहते हैं कि मुझे अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस दोबारा से चाहिए। ये दर्शाता है कि उन्हें अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं था, उसकी लोकेशन में था। और उस लोकेशन पर अमेरिका को उस समय क्या हासिल हुआ और आज क्या हासिल हुआ, कुल मिलाकर के उसने अभी भी एक पकड़ छोड़ी हुई है। रिसेंटली अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आर्मेनिया की यात्रा पर गए, और आर्मेनिया की यात्रा पर जाने वाले वो पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनते हैं। पहला अमेरिकी उपराष्ट्रपति उस देश में गया जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब सोवियत रूस 15 देशों में टूटा, उनमें से एक आर्मेनिया बना था। आर्मेनिया प्रो रशिया था। इतने सालों बाद 1991 से 2026 में आप बैठे हैं, 35 सालों बाद पहली बार कोई अमेरिकी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो गया ही नहीं, वो वहां गया। यह दर्शाता है कि अमेरिका रशिया को तो खत्म ही करना चाहता है और चाइना के लिए वो पूरी तरह फील्डिंग बिठाना चाहता है, और ऐसे में अफगानिस्तान उसके लिए वो पॉइंट था। बिल्कुल। 2021 में एक और घटना हुई थी, वो भारत में ही हुई थी। किसान आंदोलन हुआ, 3 कृषि कानून आए थे। सरकार को आंदोलन ज़्यादा लंबा चला गया, उसको कानून वापस लेना पड़ा। मोदी जी खुद आए देश के सामने और कहा कि हम आपको नहीं समझा पाए थे कानून। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार को डटे रहना चाहिए था, क्योंकि वो कानून देश के लिए जरूरी थे, कृषि क्षेत्रों के लिए जरूरी थे। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जन दबाव में आकर पीछे कदम खींच लिए, उसको नहीं खींचने चाहिए थे? बहुत से ऐसे सरकारी फैसले होते हैं जो समय काल परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। जिस समय पर आपने ये कानून बनाया, हो सकता है देश उस समय परिपक्व नहीं था, या फिर आप उस समय खुद परिपक्व नहीं थे कि उन्हें आप इंप्लीमेंट करवा पाते। चीजें जब एग्जीक्यूट इजीली हो जाती हैं तो लगता है सब सही है, लेकिन अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है तो दोनों में से कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस रहा होगा। समय का इंतजार है। अगर जनता को ये लगेगा तो जनता खुद इस बात की मांग करने लगती है। देश ने बहुत बार जीएम क्रॉप्स के बारे में भी मना किया, लेकिन देश ने बीटी कॉटन अपना ही लिया। देश में बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे एक समय जब हमारे खाद्यान्न की आपूर्ति हमारे लिए जरूरत थी, तब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को जगह दी। आज हम उसी जगह ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करते हैं कि नहीं सुनो, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर कम से कम यूज करो, ऑर्गेनिक कल्चर पे चलो। जरूरत के हिसाब, समय के हिसाब से चीजें तय होती हैं। हो सकता है जिस समय किसानों के लिए एमएसपी ज्यादा बड़ी जरूरत थी, उस समय ओपन मार्केट उनकी जरूरत के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था, या तो सरकार उन्हें कन्विंस करके चलती कि देखिए मैं आपके भी हितों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ूंगी, तो शायद ये लफड़ा ही नहीं होता।
आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसे देखते हैं, हो सकता है एक दिन किसान खुद कहने लगे कि नहीं भाई, मुझे ओपन मार्केट में जाना है, मैंने अब अपने आप के तरीके सेट कर लिए, मेरी फसलें एक समय पर नहीं आती, मैं आराम से उन्हें स्टॉक कर सकता हूं, मन में आए तब बड़े भाव पर बेच सकता हूं, मुझे सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत नहीं है, मैं तो आराम से ओपन मार्केट में चलूंगा। ये तो समय के हिसाब से डेवलपमेंट है। बिल्कुल सर, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। सत्ता पक्ष के बहुत सारे लोगों ने ऐसा दावा किया कि इसे सिर्फ एक आंदोलन के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसमें बहुत सारी विदेशी ताकतें भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। क्या आपको लगता है कि जो खुफिया एजेंसियां हैं ताकतवर देशों की, उनका हाथ रहा होगा थोड़ा बहुत? वैभव जी, इसको ना एक लाइन में और ऐड करते हैं। दुनिया का कोई भी आंदोलन हो रहा हो, कोई भी, आप जब उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं ना, तो समझिए आप पार्टी बन चुके हैं। अब सोचिए कैसे। मादुरो की सत्ता हट रही थी वेनेजुएला से, क्या भारत का हाथ था? नहीं था। कैसे? मतलब समझिए, आप यहां बैठ करके एक सोशल मीडिया पर नैरेटिव गेम छेड़ देते हैं। नैरेटिव गेम क्या है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, अथॉरिटी मिल रही है उस व्यक्ति को जो ये क्राइम कर रहा है, या उस व्यक्ति को जो इसे क्राइम नहीं दिखाना चाहता है। आपकी तरफ से किया गया कोई भी प्रतिक्रिया आपको पार्टी बना लेती है। अमेरिका के इस कृत्य पर भारतीय बाजार ने रैली बनाई, भारत के अंदर तेल कंपनियों का एकदम स्टॉक ऊपर चढ़ गया मादुरो के हटते ही। ये प्रतिक्रिया नहीं थी तो क्या थी? आपने मार्केट से यह बात सिद्ध कर दी कि ट्रंप तुमने बहुत अच्छा किया, यहां से इसको हटा करके हमारी जो ऑयल कंपनीज है उनके शेयर ऊपर चले गए। जनता ने संदेश दिया ना, वोट तो नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर जाना क्या दर्शा रहा था कि आपका मूक समर्थन था कि अरे बढ़िया हुआ यार ये हट गया। तो बढ़िया हुआ हट गया, आप ऑटोमेटिक पार्टी बन जाते हैं। ऐसी ही स्थितियां हर देश में आती हैं। अगर अपने देश के आंदोलन में बाहर बैठे हुए एक्टिविस्टों को मजा आ रहा है, उस समय पर ग्रेटा थनबर्ग किसानों के लिए लाइन लिख दे रही है, बिल्कुल, उसके बारे में एक टूल किट के बारे में पता चलता है कि रिहाना का पोस्ट आया था, रिहाना का पोस्ट आता है, और संस्थागत तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में पोस्ट आने शुरू होती हैं। आप कैसे नहीं इस बात को इग्नोर कर सकते कि अगर देश के अंदर कृषि आंदोलन में सरकार पलट जाती है तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी तो फायदा हो सकता है जो अपना आदमी बिठाना चाहता हो। देखिए, ये सारे वो कयास हैं जो कयासों में ही कयास चलते हैं। आप और हम उस संस्था के ना तो हिस्सा रहे, ना उस एजेंडा के हिस्सा रहे, तो हम लोग बैठकर दर्शक बनकर देख रहे हैं कि यार अगर मैं इसको ऑब्जर्वर के रूप में देखता हूं तो इसका फायदा किसका हो रहा है। देखिए, मैंने पुलिसिंग की है जी, है ना, लगभग 2.5 साल की मेरी पुलिसिंग रही है। मुझे यह समझ में आता है कि जब भी कोई घटना घटित होती है ना, तो देखा यह जाता है कि इससे फायदा किसको हो रहा है। क्राइम को सॉल्व करने का सबसे आसान सूत्र माना जाता है कि एक काम करो, इसके बेनिफिशियरी ढूंढ लो, इस क्राइम से लाभ किसको है। पुलिस पहली बार में पहले ये डिसाइड करती, ओह इसको लाभ हो रहा है, सस्पेक्ट नंबर 1 आजा भाई। और जो बहुत ही समझदार क्रिमिनल होता है वो प्लान ही इस तरह से करता है कि सस्पेक्ट आपके ऊपर हो और वो खेल साफ करके चला जाए। 2021 आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साल था व्यक्तिगत तौर पर। उस साल आप RAS अधिकारी बनते हैं। दिसंबर 2021। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बाद एक अधिकारी के रूप में आपका जीवन कैसा रहा? बदलाव तो बहुत सारे आए होंगे। मैं 21 में ज्वाइन किया था क्या यार? 21 में किया था, 22 में किया था, मैं डाउट हो रहा है मुझे। 22 दिसंबर है या 21 दिसंबर है, मैं तो ये भी भूल गया हूँ। दर्शक सोचेंगे कि इसको यही नहीं पता है नौकरी कब 2024 में नौकरी छोड़ने के बाद दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया था। अच्छा, तो उसमें आपने बताया हाँ, मतलब मैंने 2021 दिसंबर में ज्वाइन किया, 21 दिसंबर, 2 साल 8 महीने के आसपास मैंने नौकरी की है। तो माइनस गुणा भाग कर लेना, क्योंकि मैं पीछे नहीं जाता। 21-22 ही कर देता हूँ सवाल। 21 नहीं सवाल में नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये संवाद भी रिकॉर्ड का हिस्सा हो, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा ईयर कौन सा है। आप फला लीजिएगा ना। मैंने नौकरी छोड़ी है अक्टूबर 2024 में जी, और 2 साल 8 महीने करके छोड़ी है। तो अक्टूबर में छोड़ी तो 8 महीने 24 वाले हटा दीजिए, फिर 23 हटाइए, 22 हटाइए। हाँ बिल्कुल सही है भाई, मैं 21 में ज्वाइन किया था जी। ठीक है। तो मेरा सवाल ये था सर कि पहले आप एक क्लासरूम में पढ़ाते थे बच्चों को, फिर आप क्षेत्र में निकले एक अधिकारी के तौर पर। वैसी भूमिका में आपको कैसा बदलाव नजर आया? क्या मतलब बाद में नौकरी का इस्तीफा देने के बाद तो लगा कि आप खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे उस जगह से, उस काम से, लेकिन शुरुआत जब आपने की थी तो किसी उद्देश्य के साथ की होगी ना कि इस क्षेत्र में जा रहे हैं, ये करना है। भाई मैं आज भी मानता हूं कि अगर हमारे देश में बहुत अच्छी सेवाएं हैं तो प्रशासनिक सेवाएं उनमें से बेस्ट हैं। और अगर आपको सरकार के लिए कुछ भी काम करने का अवसर मिलता है, अल्टीमेटली आप सरकार का मतलब समझिए। सरकार इज ए बॉडी जो सर्व करने के लिए बनी है। सरकार का मतलब शब्द भारी लगता है कि सरकार नहीं, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन सरकार है।
सरकार ने आपको अपना एक नौकर बनाया है कि सुनो बेटा, जनता ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, तुम जाकर के इसको एग्जीक्यूट करो। सो यू आर द एग्जीक्यूटिव्स। सरकार ने मुझे कहा कि सुनो, इस क्षेत्र के अंदर शराब और ड्रग्स नहीं बिकनी चाहिए, इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम है किसे रोकोगे। मैं उस काम को एग्जीक्यूट करने गया। तो पहली बात, क्या ये जिम्मेदारी बेकार थी? नहीं नहीं भाई, आप राज्य के लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। मैंने अपने लिए इसे कैसे देखा कि मैं और भी बड़े काम कर सकता हूं, मतलब ये मेरी भूमिका अच्छी है, मैं कभी भी अपने जॉब को गाली नहीं देता, वो अच्छा काम था। लेकिन चूंकि मैं एक शिक्षक के रूप में लंबे समय से सक्रिय था, मुझे ऐसा लगा कि एक अंकित अवस्थी इसमें खपेगा, सोचो ना लाखों अंकित अवस्थी ऐसे बन के आ जाए तो कितना अच्छा रहे। मुझे माध्यम सोशल मीडिया का मिला, मुझे पढ़ाने की अभिव्यक्ति मिली, तो मैं अपने मूल्यों को, मेरी विचारधारा को अगर बहुत से लोगों में रखता हूं तो हो सकता है कि इंस्पायर होकर के कुछ, आज आप जैसे जो लोग इस पद पर आ गए हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो मीडिया में अच्छा काम कर रहे हैं, तो सोचिए ना कि हमारे विचार अगर सब जगह हैं तो लोग कितना अच्छे से राष्ट्र को आगे लेके चल रहे हैं। तो बस उस भूमिका में थोड़ा और अपने आगे की तरफ देखता हुआ निकल गया। बिल्कुल। और लोगों को बहुत हैरानी हुई आपके उस फैसले से। 2024 में साल में आएंगे तो इसका जवाब भी लेंगे आपसे। 2022 चलते हैं, आपने कहा कि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला होता है, लोगों को लग नहीं रहा था कि हमला करेंगे पुतिन, और हमला हुआ तो उसके बाद लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खींचेगा युद्ध, तो 10 दिन 15 दिन रूस के पास इतनी ताकत है कि यूक्रेन पर वो कब्जा कर लेगा। लेकिन युद्ध का अंत अभी तक नहीं हो पाया है। क्या पुतिन के आकलन करने में कोई गलती हो गई? देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं बहुत बार कि ये युद्ध ना तो अमेरिका खत्म करना चाहता है और ना ही रूस खत्म करना चाहता है। रूस क्यों नहीं खत्म करना चाहता है? तो आंसर है कि उसके लिए वो प्लेग्राउंड है अपने हथियारों के शक्ति प्रदर्शन का। देखिए, ऐसे समझिए, वर्ल्ड में जब भी वर्ल्ड पावर्स लड़ रही हों तो आप उसमें केवल युद्ध मत देखिए, आप समझिए कि इन्हें एक अपने वेपन का टेस्टिंग ग्राउंड भी चाहिए होता है। ये अपने नए हथियार दिखाते हैं। अगर आपने इस पूरे कालखंड में देखा हो तो रूस ने कई तरह के वेपन दुनिया को दिखा दिए। उसकी एक जिरकॉन करके बहुत ही जबरदस्त उसने मिसाइल टेस्ट करा दी, सुपरसोनिक एक्सट्रीम स्पीड पे जाने वाली हाइपरसोनिक स्पीड पे टेस्ट कर दी। उसने न्यूक्लियर ड्रोन दुनिया के सामने दिखा दिए, सी ड्रोन उसने दुनिया के सामने रख दिए। मतलब आप वर्ल्ड में अगर युद्ध कर रहे हैं तो आप युद्ध को केवल इसलिए ना देखें कि यहां पर किसी का ईगो वॉर चल रहा है, नहीं भाई, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। दुनिया में सबसे लग्जरी अगर कोई चीज है तो वो है वेपन, जिसकी कीमत आवश्यकता के ऊपर तय होती है, इसके ऊपर नहीं कि इसमें कितने का माल लगा है। आपको वो हमेशा जो दाम मांगे जाएंगे उस पर खरीदनी होती है, आप नेगोशिएट नहीं कर पाते। इसलिए जितनी भी बड़ी पावर्स हैं वो बाकी सब चीजें इंपोर्ट करती हैं। जैसे अमेरिका है, अपने आप को सबसे बड़ा कंज्यूमर कंट्री बताता है, तभी तो टैरिफ से सबको धमकाता है। लेकिन जब वेपन की बात आती है तो उस मार्केट पे वो एक अधिकार चाहता है। बार बार हमको भी तो यही कहा गया था कि रूस से वेपन मत खरीदो, वेपन हमसे खरीदो। उसको असली दिक्कत बाइडेन के टाइम पर क्या थी कि अमेरिका से वेपन खरीदो, रूस से मत खरीदो। रूस उसको कहां चिढ़ता है कि भैया तुम वेपन बेच करके मेरा बाजार क्यों खा रहे हो। बिलियंस ऑफ डॉलर का एक हवाई जहाज निकालते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के छोटे छोटे ड्रोन निकालते, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर की डील में ड्रोन बेचते हैं जी। ये चीजें दर्शाती हैं कि टेक्नोलॉजी की कीमत ये एक बार में ही वेपन बेच के निकालते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग ग्राउंड को जब मैं बोलता हूं तो अमेरिका का भले ही वो ईगो फाइट हो, क्योंकि अमेरिका ने उसे अलग तरीके से ले लिया। उसने कहा कि ये युद्ध अगर नहीं रहा, खत्म नहीं होता है, तो मैं इस बहाने रूस का क्षेत्राधिकार ही खत्म कर दूंगा। वो यहां उलझा रहेगा, मैं उसके जितने भी, चाहे फिर वेनेजुएला है, चाहे फिर वो सीरिया है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अब इंडिया है, वो जितने भी प्रभावशाली क्षेत्र थे रूस के, उन सब पर से उसको दूर करता चला जाऊंगा। अमेरिका उसे ऐसे ले गया। रूस ने अपने आप को फोकस किया कि ठीक है, तुम तब तक इनको तो मैं वापस भी ले लूंगा, लेकिन मैं तब तक कुछ ऐसी चीजें तो टेस्ट कर दूं, लोगों के सामने टेस्टिंग ग्राउंड में डाल दूं, जो तुम लोग इतने साल तक अफगानिस्तान में टेस्ट करते रहे, मुझे भी तो चाहिए। तो उसने उसको एक तरह का अफगानिस्तान बना लिया कि लो भाई, चौथे साल में घुसना है, घुस जाएंगे, लो एक मिसाइल और फेंक दो। खबर आती है कि आज रूस ने भयानक परीक्षण किया, इतने बड़े वेपन का टेस्ट कर दिया। तो वो एक टेस्टिंग ग्राउंड मेरी नजर में है। हमास हमला करता है, बहुत संगठित तौर पे हमला करता है इजराइल पर। ऐसा हमला करता है कि 1100 से ज़्यादा इजराइलियों की मौत हो जाती है, हिल जाता है पूरा देश। और फिर पलटवार होता है तो ऐसा मंजर देखने को मिलता है, हज़ारों बच्चे भूख से मर रहे हैं, पूरा गजा तबाह हो गया। और इस युद्ध के पीछे क्या आपको लगता है कि हमास ने आकलन करने में गलती कर दी थी कि इतना तगड़ा पलटवार हो सकता है? क्योंकि पूरी लीडरशिप हमास की खत्म।
वैभव, मुझे ना आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा एक स्टूडेंट है 2020 से क्वेश्चंस लिख के बैठा था कि जब आप मिलेंगे तब मैं आपसे ये सब पूछूंगा, है ना। और वो बिल्कुल वैसे ही जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और अरे आज सर, मुझे मैं उम्मीद कॉफी है वॉफी कि लेकर नहीं आऊंगा नहीं नहीं आपके नहीं लिए। नहीं, कोई नहीं करें। और मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस आज आपसे रिलेट कर रही होगी कि हाँ भैया, आप जो कर रहे हो ना वो सही है। मैं भी सर को सुनता था, मुझे भी लगता था कि जब मिलेंगे तो ये वाला सवाल हम पूछेंगे। बहुत अच्छी बात। आपने जो हमास के बारे में कहा कि हमास का आकलन गलत था या इजराइल का आकलन गलत था, वह मुझे इजराइल जाने का मौका मिला है। मैं बिल्कुल। पिछले साल इजराइल था और मैं उस क्षेत्र को देखकर आया जहां पर हमास ने हमला किया था। उन क्षेत्रों को देख करके और फिर मैंने इजरायलियों से जब बात करी तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इजरायलियों को भी ये यकीन नहीं था कि ऐसा हमला हो सकता है। उनके दूर दूर तक ख्वाब में नहीं था कि जो लोग हमारे यहाँ पर रोज बर्तन, झाड़ू, पोंछा, प्लम्बर का काम करने आते हैं, वो एक दिन आएंगे और वेपन लेकर के हमारे अपनों को बॉर्डर पर मारने लगेंगे। तो इजरायलियों के लिए ये एक विश्वासघात था। उस विश्वासघात के लिए वो तैयार नहीं थे। विश्वासघात तो होता ही वही है जब विश्वास टूटता है। तो रही बात इसकी कि क्या हमास ऐसा कर सकता था, तो देखिए, जिसको आपने ऑलरेडी टेररिस्ट संगठन मान रखा है, ये बिल्कुल वो वाली बात है कि आप अगर इजराइल हमास को अपना दुश्मन मानता है, ये बिल्कुल वैसे है कि आपको लगता है कि ये सांप है और आप उस सांप से इन दिनों आराम से हैं कि मैंने एक बैरिकेटिंग लगा रखी है और यहाँ के लोग बड़े अच्छे होकर के मेरे देश में आके काम कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में मैं आपको बताऊं कि गाजा से और वेस्ट बैंक से बड़ी संख्या में रोजाना लोग काम करने इजराइल आते हैं। वहां की लेबर क्लास जो है ना, वो इन जगह से निकल कर आती है। तो आपको तो ये यकीन ही नहीं लग रहा ना कि यही आदमी एक दिन वेपन लेके मुझे मारने आएगा। मैं कुछ ऐसे बॉर्डर एरियाज में गया जहां पर मुझे ये जानकारी लगी कि जिन खेत खलिहानों के बड़े बड़े फार्मलैंड्स में काम करने वाले जो श्रमिक आते थे, जिन इजरायलियों के अंडर में वो काम कर रहे थे, वही लोग हमास को दिशा दिखाते हुए आए कि सुनो सुनो, इसको मारो, ये यहां रहता है। कल तक ईद गई थी, उससे कुछ दिन पहले की कुछ बात थी। वो मुझे एक महिला बता रही थी, उसका इंटरव्यू भी डाला हमने जी। वो बता रही थी कि मैंने उस व्यक्ति के घर पे भर के मिठाइयां, कपड़े सब भेजे थे मुझे, क्योंकि वो उन सबको आदत है युद्ध की, एनी टाइम की कभी भी बम गिर सकते हैं, तो वो लोग बख्तरबंद हो गए थे। पर बोले मेरे घर तक गोली मरवाने मेरा एम्प्लॉय आया था कि ये यहां रहती है। तो वो लोग ना डरे हुए ना, इजरायली लोगों में ना एक घृणा का भाव था, इस तरह का था कि अब हम इन पर ट्रस्ट कैसे करें। रही बात हमास की, तो हमास ने ये सब कैलकुलेट किया था। तो देखिए, हमास के अपने कारण है। हमास का अगर पक्ष जानने का कभी मौका मिला तो मैं वो भी रख पाऊंगा, लेकिन उनके कारणों को देखा जाए तो वो इसको ऐसे देखते हैं कि एक क्षेत्र था जो पूरा हमारा था कभी, आज यहां पर आकर के ये लोग बस गए हैं, तो हमको तो एनी टाइम अधिकार है अपना क्षेत्र वापस लेने का। तो देखिए, ये बड़ा युद्ध है और इस बड़े युद्ध का समाधान शक्ति के ऊपर हो रहा है, और शक्ति में जिसकी ताकत ज्यादा होती है वो दूसरे के साथ फैसले अपने हित में करता है। आज 2024 में बीजेपी की सीटों की संख्या घट जाती है, 303 से वो 240 पर आ जाते हैं। सबके लिए झटका था कि आपको 2024 वाले नतीजे में चौंकाया था? आपको लगा था कि ऐसा भी नतीजा आ सकता है? जब वोट डल रहे थे उस समय एक हल्का सा पूर्वाभास होने लगा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इन लोगों के साथ। गड़बड़ ये कि बीजेपी ने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी सब चीजों की। राम मंदिर वॉज द मास्टर स्ट्रोक। समटाइम्स अपन लोग बैठकर बिहाइंड द सीन चर्चा भी करते हैं कि अगर राम मंदिर के उस समय जब भूमि पूजन हो रहा 22 था, जनवरी 2024 मूर्ति स्थापना जब उस समय हो रही जी थी, जी। अगर उस समय इलेक्शन हो गया होता तो शायद इतिहास बन जाता, इतनी सीटें आ जाती, क्योंकि पूरा देश राममय हो गया था। लेकिन बीजेपी ने सोचा कि टाइम फ्रेम पर ही इलेक्शन कराएंगे, और उस समय पर अपोजिशन ने जिस तरह से एक मोमेंटम पकड़ा, आपने देखा होगा उस समय पे तानाशाह शब्द बहुत चलने लगा, संविधान को लेकर बातें चलने लगी, जनरल बनाम अदर्स की लड़ाई चलने लगी, और एक ऐसा नैरेटिव अपोजिशन गढ़ने में कामयाब हुआ जो कि बहुत हद तक बीजेपी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये ऐसा था जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन ही नहीं थी कि एग्जाम इतना टाइट हो जाएगा। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के कोर वोटर्स थे, उन्हें लगा था कि इतना अल्टीमेट तो चल रहा है, 400 पार का नारा है, तो जीत ही 400 जाएंगे। पार जब ये खुद बोल रहे हैं और इन्होंने बार बार अपने आप को सिद्ध किया है कि हम बोलते हैं वो होता है, छोड़ो ना यार, जीत तो रहे हैं। कि दोनों का एक संयुक्त प्रभाव था। आप इसको ये नहीं कह सकते कि अति आत्मविश्वासी वोटर्स ने साथ नहीं दिया इसलिए बीजेपी हारी या फिर कम सीटें आई। इसको दूसरे तरीके से भी ऑब्जर्व किया जाए कि अपोजिशन की तैयारियों को कम मत आको, उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को सोशल मीडिया से सेंसिटाइज किया। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए बड़ी मात्रा में फंड की जरूरत होती है, ये सब जानते हैं। फंड में इन दिनों सत्ता धीरे धीरे अपोजिशन के पास से छिनती जा रही है, बहुत से राज्य उनसे निकलते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं।
मेन स्ट्रीम मीडिया में फंडिंग बड़ा रोल प्ले करता है, सरकार उसमें बड़ी फंडिंग देती है, चैनल सरवाइव करते हैं। अब ये ओपन सीक्रेट है, अपन बोलते हैं सरकारी चैनल हो गया, सरकारी चैनल हो गया, सरकारी, भाई वो चल ही फंडिंग से रहा है। आप अगर किसी न्यूज चैनल का सेटअप जाकर देखेंगे, समझ में आएगा कि हजारों लोगों की रोज तनख्वाह देना, इतना सारा सेटअप बना के रखना और 4 व्यू के ऊपर निर्भर रहना संभव ही नहीं है अगर सरकार सपोर्ट ना करे, वो बिल्कुल मजबूरन है। अब ऐसी स्थिति में, उनकी मजबूरी में अगर किसी को यह कह दिया जाए कि आप अपोजिशन को जगह ही मत दो, तो वो तो अपनी ना तो बात रख पा रहे हैं और ना ही अपोजिशन के पास में अवसर मिल रहे हैं राज्यों में राज करने के। तो उस दौर में सोशल मीडिया एक सस्ता विकल्प बना प्रचार का, और ये वाकई में आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं कि अगर आप उस समय के एल्गोरिदम उठा के देखते हैं तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में राहुल गांधी जी इंस्टाग्राम पर, अभी भी है, पर, यूट्यूब पर, हर जगह। ये बिल्कुल वो है कि ये प्रेशर कुकर थ्योरी है, सेफ्टी वॉल थ्योरी है कि आपने नैरेटिव को किसी एक जगह आने से रोका है तो वो कहीं और से आएगा, तो वो वहां से अभिव्यक्ति बाहर आ रही है ना। तो रही बात इसकी कि उस रिजल्ट को मैं कैसे देखता हूं, मैं देखता हूं कि अपोजिशन ने उपलब्ध संसाधनों से अपने आप को अच्छा प्रस्तुत किया था और देश को ना आवश्यकता महसूस होने लगी है कि लेवल प्लेइंग तरीके से चीजें कैसे की जाए। डेमोक्रेसी कहीं ऐसे तो नहीं जा रही। जब अपोजिशन ने जनता के दिमाग में बैठाया कि डिक्टेटरशिप, तो क्या जनता इस चीज के लिए वाकई में अब सोचने के लिए भी तैयार होने लगी है क्या कि लोकतंत्र में विचार भी उसी के जा पाएंगे जिसकी ताकत है, या ओपन तरीके से विचार रखे जा सकते हैं? लोगों में थॉट आने लगा है, लोग इग्नाइट होने लगे हैं। और वास्तविकता अच्छी डेमोक्रेसी की तभी है जब आपके मत और मेरे मत को रखते समय मुझे दिक्कत ना और जनता फैसला करे। बिल्कुल, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया था। अभी बीते दिनों में एक्स पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक इंसान ने लिखा था कि इंस्टाग्राम पर जाओ तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार चल रही है देश में, क्योंकि उनकी हर जगह पोस्ट दिखती है वायरल होती हुई। 2024 में ही आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, आपने अधिकारी वाली अपनी नौकरी छोड़ दी। 2024 से लेकर अब तक क्या आपको कभी एक पल में भी ऐसा एहसास हुआ है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद ही मुझसे अभी तक किसी ने पूछा हो। रिग्रेट की अगर बात होती है, मैं मिस जरूर करता हूँ। क्या मिस करता हूँ? मेरे उस समय के सहयोगियों को, बहुत अल्टीमेट मेरा स्टाफ जो था, जो मेरे सहयोगी थे उस जगह पर, वो बिल्कुल बहुत ही कम समय में इतने करीबी हो गए थे कि मैं आज तक उनके संपर्क में हूँ। लेकिन बात आती है दायित्व की कि क्या मैं अपने दायित्व को मिस करता हूं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं मिस करता? क्योंकि मैं उससे बड़े दायित्व के निर्वहन में फिलहाल लगा हूं, और उस निर्वहन में मैंने एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है। मैं फाइनेंशियल लिटरेसी को देश में ले जाने में लगा हूं, मैं खबरों के आकलन को करने का प्रयास कर रहा हूं। जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने ज्ञान अर्जित किया है, उससे खबरें पढ़ा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मैं देश के लिए कुछ ऐड कर पा रहा हूं। और जब जब मुझे ये भाव रहता है, तभी मैं बोलता हूं कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया जो यूट्यूब चैनल है, उसका असल में उद्देश्य पूर्ति होती है कि जब मैं अपने विश्लेषण से लोगों को ये बता पाता हूं कि मैं अल्टीमेटली ये चैनल क्यों चला रहा हूं, तो मुझे वो और अच्छे से करने का अवसर मिल रहा है, तो मुझे संतुष्टि बहुत है मेरे काम से। तो दायित्व मिस नहीं करता, लोग मिस कर रहा हूं, और उन्हें मैं मिस करते रहना चाहता हूं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। सर, आपके अंदर जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है बात, कि आप अपने जीवन के हर पड़ाव पर खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते आए हैं। जैसे जब आईआईटी में आप गए, पढ़ाई की, तो आपके पास नौकरी के विकल्प रहे होंगे, अच्छी नौकरी मिल सकती थी। कोटा गए, वहाँ पढ़ा रहे थे, जैसा कि आपने पिछली कई सारे इंटरव्यूज में बताया है कि वहाँ पर भी आप टॉप पर पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी रिस्क लिया आपने कि चलो कुछ और करते हैं। फिर अधिकारी वाली नौकरी भी आपने छोड़ दी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि इतने जीवन के हर पड़ाव में इतना ज़्यादा खुद पर भरोसा कैसे आप कर पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये इस मायने में अच्छा है क्योंकि हमारे बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, हमारे लिसनर्स बहुत से ऐसे होते हैं जो जीवन में कई फैसले इसलिए नहीं ले पाते कि अगर मैंने ये फैसला लिया और गलत हो गया तो क्या होगा। ये आपने अच्छा सवाल किया, रिलेटेबल है। मैं अपने आपके माध्यम से ऑडियंस को ये जानकारी और देना चाहूँगा कि मैंने आईआईटी से जो नौकरी मिल रही थी, मुझे सिंगापुर जाने का अवसर मिला था, बहुत ही अच्छे से मैं अच्छी जगह सेटल हो रहा था, वो मैंने छोड़ा। आईआईटी के बाद मैं कोटा के बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान में आया, केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा शिक्षक सिद्ध हुआ, मैं वो छोड़ा। उसको छोड़ने के बाद मैं यूपीएससी सेगमेंट के अंदर देश की टॉप एडटेक के अंदर टॉप फैकल्टी रहा, मैंने वो छोड़ा। सब्जेक्ट बदलते गए, काम बदलते गए, वो छोड़ा। उसके बाद सरकारी सेवाओं में आया, सरकारी सेवाओं को छोड़ा। उसके बाद खुद से फिर यूपीएससी के लिए अपना संस्थान चलाया, स्टेट पीसीएस के लिए चलाया, आज भी वो चलता है अपनी पाठशाला के नाम से। लेकिन अब मैं एक और जिम्मेदारी में जा चुका हूं और वो है वित्तीय साक्षरता। और उस वित्तीय साक्षरता के लिए तो ऐसे में एक इतने कम समय में, लगभग 14 साल में, और हर जगह मैंने, ऐसा नहीं है कि हार कर उसे छोड़ा है, उसको पाके छोड़ा है। मतलब मैं अगर कह रहा हूं कि देश के टॉप संस्थान के टॉप पर रहा हूं तो ये क्रेडिट्स हैं।
सरकारी नौकरी में भी जो जो ड्रीम जॉब होता है कि देश की राज्य की राजधानी में आप पद पर हो, मैं वहां रहा। तो इन सब से ना एक जो बहुत बड़ी लर्निंग है वो ये, मैंने अपनी कमजोरियों को लिख रखा है। वो क्या है? जरूरत सबसे बड़ी कमजोरी होती है व्यक्ति की। हम सब लोग ना जितनी भी दौड़ लगा रहे होते हैं कि मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, हम अगर ये लिख लेंगे मेरी आवश्यकता क्या है, तो मेरी चाहत का पैमाना तय होता है। मेरे अंदर का जो विश्वास है ना, वो मेरी कम चाहते हैं। मैंने अपनी जरूरतों को इतना मिनिमलिस्टिक किया हुआ है, मतलब अगर आप मेरे परिवेश को भी देखें, आप मेरे मतलब वेशभूषा को देखें, मैं जिस तरह से रहता हूं करता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी अपने ऊपर वैभव को नहीं चढ़ाने दिया जी। मैंने अपने ऊपर कभी विलासिता को हावी नहीं होने दिया। मैं भोग करता हूं, मैं बढ़िया 5-7 गाड़ियां रखता हूं, बढ़िया फार्म हाउस, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज चली जाएंगी तो मेरे साथ क्या होगा। नहीं, मैं इतना मिनिमलिस्टिक हूं कि मेरे लिए अगर सुबह शाम का खाना अरेंज हो जाए और एक अच्छी नींद आने लायक बिस्तर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हुआ ये, जब जब मैंने स्विच किया है, मैंने अपने उस मोड को एक्टिवेट कर दिया। मैं मेरे संघर्ष के कुछ दिनों में आपको बताना चाहूंगा, और ये इसलिए बताना चाहूंगा कि वो लोग इसकी प्रेरणा ले पाए। एक समय पर मेरा लगभग पैकेज 60 लाख रुपए साल का था, और उस समय मैं अचानक उसको छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी में कूद पड़ता हूं। जब मैं तैयारी में कूदता हूं, तैयारी में आपको पता है कि अचानक सैलरी बंद हो जाएगी, शादीशुदा जिंदगी है, बीवी बच्चे घर पे हैं, सब कुछ है, आपकी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं, गाड़ियां हैं, घर हैं, नौकर जो आपके पास है, वो सब है, लेकिन फिर भी आप तैयारी में कूदते हैं कि नहीं मुझे कुछ और ट्राई करना है। जब मैं ट्राई करने निकलता हूं तो मैंने सुविधाओं को कितना यूज किया ये जानकर आप आश्चर्य करेंगे। मैंने 6 महीने तक औसत प्रति माह 10,000 रुपए महीने में अपना खर्च चलाया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे 10,000 बहुत होता है सर, मेरे लिए नहीं होता। जिसकी आदत 5 लाख रुपए महीना पाने की हो, उसमें से बहुत सारा खर्चने की हो, और फिर वो व्यक्ति 10,000 रुपए में घर चला रहा है, मेरे लिए वो चुनौती था। और ये बात मेरे उस समय के जो संघर्ष के साथी हैं वो ये जानते हैं। ऐसा नहीं था कि मैंने कंजूसी करने के लिए किया था, नहीं, मैं अपने आप की एक परीक्षा कर रहा था, कसौटी पे कस रहा था कि यार अंकित अवस्थी कितनी जरूरत है। आप यकीन मानेंगे कि मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत क्षण जब मैं बैठता हूं ना गिनने के लिए, तब वो काउंट होते हैं। क्यों? उस समय पर मैं अपना खाना खुद बना रहा था, एक शेयरिंग कमरे में 2,500 रुपए में रह रहा था, 2,000 रुपए लाइब्रेरी के निकालता था और 2,500 रुपए में भोजन की व्यवस्था। बाकी बचे 2,500 में परिवार से मिलना जुलना, फोन पे बात करना, आना जाने का सारा साधन करता था। ये दौर मैं अपनी गरीबी में लेकिन काउंट नहीं कर रहा था कि मैं गरीब था, नहीं नहीं, मैं मजबूत था। और उसने मुझे इतनी मजबूती दी, कहते हैं कि महाराणा प्रताप को ना महलों ने महाराणा प्रताप नहीं बनाया था। वो जब वो जंगल चले गए थे ना, जिस समय एक वन बिलावड़ा उनके बेटे की रोटी लेके चला गया था, उस संघर्ष ने उन्हें महाराणा प्रताप बनाया था। तो वो मेरी दीवार पर लिखी हुई पंक्ति है, और मैं आपके दर्शकों से चाहूंगा कि वो पढ़े, पाथल और पीथल करके एक पंक्ति है, हूं लड़्यो गण्यो हूं सह्यो गण्यो, मेवाड़ी शान बचावन ने। उस पंक्ति को जब आप बहुत बहुत पढ़ेंगे ना, तो आप एक चीज पाएंगे कि यार हर व्यक्ति का एक ऐसा समय आता है जिस समय परिस्थितियां उसे तोड़ने की चेष्टा करती है, बस अब नहीं खड़ा हो पाएगा ये आदमी, और जो उसको पार कर जाता है ना, वो यार फिर यादगार होता है। तो मैंने हर बार, अब जैसे मैं आपको रिसेंट डेज में बताऊं, जब नौकरी छोड़ी मैंने, मेरी पूरी सोसाइटी मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से अगला बिलोंग सवाल करता भी हूं। इसी को लेकर होने वाला था। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, और जनरल बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सामान्यतः माना जाता है कि जनरल की कट ऑफ बहुत ऊपर होती है, बहुत कम लोगों को नौकरी नसीब होती है। पूरा रिजल्ट उठाकर देखेंगे 800 लोगों के सिलेक्शन का तो मुश्किल से 100-150 लोग मिलेंगे, और जब लोग इतने कम मिलते हैं जिसके लिए नौकरी के प्रति इतने आंदोलन होते हैं, और आप वो छोड़ के निकल जा रहे हैं, ये कैसे कर पा रहे हो यार। तो मुझे ना उस छोड़ने में भी थ्रिल था कि जिसके पाने के लिए आप दौड़ रहे हो ना, मैं उसको छोड़ के थ्रिल में जाऊंगा। और वो मैं इसलिए छोड़ना चाह रहा हूं, दुनिया में लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है भाई, लोग $1 बिलियन कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, बहुत से लोगों ने आईएएस छोड़ा है, मैं कह इतना तो अपन भी छोड़ सकते हैं, तो वो छोड़ा। अब जब मैं उसको छोड़ के बाहर निकल रहा था, तो मेरे लिए चुनौती ये नहीं था कि सर्वाइवल का इश्यू था, भाई मेरे पास ठीक था, मैं पैसा कमा के आया था, बढ़िया और कमा रहा था, मेरे चैनल्स थे, मेरी टीम थी, मेरी कंपनी थी, मेरा बढ़िया पब्लिकेशन हाउस, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी इसलिए थोड़ी किया था कि मेरे को पैसे की जरूरत थी, नौकरी तो किया ही सोशल प्रेस्टीज के लिए था ना, क्योंकि समाज ने दबाव बना दिया था कि नहीं सरकारी नौकरी करके दिखाओ, अपन ने करके दिखा दी। अब वही समाज आपको जाने कैसे देगा जो खुद के बारे में ये कहता है, सुनो हमारा जो भाई है, हमारा बेटा है, वो तो पुलिस की वर्दी में है, अशोक स्तंभ कंधे पे है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है।
आप वो छोड़ के निकल जा रहे हो। तो जब निकल जा रहे हो तो फिर किस तरह से इसको लोगे? तो भाई मैंने उस समाज के प्रतिरोध को कैसे सहन किया, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। समाज से कट होना और उन्हें अपने फैसले पर संतुष्ट कराना कि देखो भाई मैंने जो फैसला लिया इसे आप कृपया करके मुझ तक रहने दें। मेरी ना तो अब शादी होनी है, ना मुझे आप लोगों से कोई काम पड़ना है, ना मेरे घर परिवार में आपको इसलिए आना है कि चलो भाई आओ अंकित के घर आप इसलिए जाएंगे कि मुझे माफ कर दो, कुछ दिन मुझे मेरे लिए जीने दो। समाज ने लादा था, मैंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया, उतार के वापस सौंप दिया। मैंने कहा मैं आपका मुंह काला नहीं करा रहा हूं, इससे बड़ा कुछ और करूंगा, मुझे प्लीज जाने दो। अंकित सर, इसमें एक छोटा सा निजी सवाल भी होगा प्लीज। कि जब भी आपने अपने जीवन में ऐसे बड़े फैसले लिए, किसी चीज़ को छोड़ना हो या किसी दूसरे क्षेत्र में जाना हो, आप अपने आसपास के किन लोगों को विश्वास में लेते हैं या किसी से चर्चा भी करते हैं, या फिर आपका सिर्फ अपना स्वतंत्र फैसला होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो मेरे जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, माँ बाप, मेरी पत्नी, जिनसे मैं फैसले में डिस्कशन करता हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, और अनडाउटेबली उनसे मैं जरूर सलाह मशविरा इस बात का करता हूँ कि भैया मुझे ये करना है। समटाइम्स उनके फैसले बायसेस से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे मेरी नौकरी छोड़ने के फैसले से मेरी माँ बाप दोनों ही खुश नहीं थे कि यार ये तुम क्या कर रहे हो यार, मतलब सब तो सही है ना, मतलब क्या बुराई है, तुम्हारे पास सिक्योरिटी है, तुम्हारे पास सरकारी गाड़ी है, राजधानी में तुम्हारे पास नौकरी है, चाहिए क्या? यही तो सब चाहिए होता है ना समाज को, सब तो है, क्या क्यों दौड़ रहे हो? उसमें मुझे बहुत दिक्कतें आई, मुझे बहुत समझाने में दिक्कतें आई। लेकिन जब आप अपने बच्चे को परेशान देखते हो ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि उस दौर में मेरे सिर पर त्योरियां रहने लगी थी, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं नहीं हूं फिट इसके लिए, मैं ये काम करने के लिए नहीं हूं कि मैं जा रहा हूं और भाई तुमने दारू इतनी देर तक क्यों बेच रहे हो, बंद करो इसको। भाई ये और भी कोई कर लेगा यार, मतलब मैं शराब की दुकानों के आगे खड़ा होकर के दुकानें बंद करवा रहा हूँ, भाई इतनी देर के बाद नहीं बेचोगे। या मैं रास्ते में ट्रक पकड़ के बेच रहा हूँ, अबे ये अफीम लेके इधर से कहां जा रहे हो, गांजा लेके कहां जा रहे हो, रोको इसको, पकड़ो, जेल में डालो, इसको सजा दिलवाओ, उम्र कैद कराओ। कर लेंगे लोग यार इस काम को, मैं नहीं भी होऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज के अंदर। एक और अंकित अवस्थी आएगा जो पद पे बैठ जाएगा, ये पद है, अंकित अवस्थी नहीं है। इस देश में जितने भी पद से जुड़े हुए कर्तव्य हैं उनके निर्वहन के लिए लोग आते रहेंगे, लेकिन अंकित अवस्थी एक ही आएगा। ये जो मैं अब कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, इसे रिप्लेस करने के लिए दूसरा अंकित अवस्थी आने में समय लगेगा। जी, मुझे मेरी भूमिका समझाने में परिवार वालों को संघर्ष लगा, लेकिन हाँ वो समय के साथ समझे, और आज जब वो देखते हैं कि इसको 1% रिग्रेट नहीं है तो वो बड़े खुश होते हैं कि इसने वो फैसला अच्छा किया। एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूं, आजकल के जो मेरे फैसले हैं उनमें मैं मेरी बड़ी बेटी को, जो फिलहाल 11 साल की है, उसे जरूर साझा करता हूं। और आप यकीन माने, मेरे बहुत से फैसलों में वो अब अपना रोल प्ले करती है। जब मैं उसे बहुत जब सारी बातें होती हैं, मेरे घर में एक बहुत अच्छी नीति है, हम रोजाना सुबह चाय और दूध के समय साथ बैठते हैं, और सब साथ बैठने से मतलब है मेरे बच्चे भी साथ बैठेंगे, माँ बाप, पत्नी, सब साथ बैठेंगे, और आधा घंटे से लेकर 45 मिनट का ऐसा समय होगा जिस समय हम अखबार पढ़ रहे होंगे, चाय दूध पी रहे होंगे, हाल चाल जान रहे होंगे। उस समय जो भी चल रहा है उसको बीच में छोड़ दिया जाएगा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं ये कर लूं क्या, जैसे मैं सोच रहा हूं मैं गाड़ी ले लूं क्या, मैं सोच रहा हूं कि मैं यहां चला जाऊं क्या, वो रोक रख दिया जाएगा और प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाएगा। और वो ऐसी संसद है जिसमें बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, बोलिए, सबको बोलना है, माँ बाप को अपनी बात बोलनी है, बोल के बोलिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, या किसी को भी कोई बात बोलनी है बोलिए, उस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, सब लोग बोलेंगे, तो एक संसद जुटती है। आज जब मैं दूर भी रहता हूं तो वो रोज फोन पे जुटती है, हम फोन पे बिल्कुल कैमरे लगा के लाइव होते हैं कि चलो भाई संसद है ये। और उस समय जब कोई आइडिया आप फ्लोट करते हैं, उस पूरे फ्लोट के बाद में उस बच्ची को मैं अलग से सुनता हूं, मैं कहा बेटा आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी लाइफ के बहुत ऐसे निजी फैसले हैं जो मेरी बड़ी बेटी ने लिए, और वो सब सुन के एक बेस्ट जज के तरीके से सामने बैठती है। इस भाव से नहीं बैठती कि वो अब फैसला करेगी कि पापा, वो अपनी राय रखती है कि आपको देख करके ये चीजें लग रही है, मैंने ये समझा, तो आप क्यों नहीं ऐसा कर लेते। और मुझे ऐसा लगता है कि यार यही तो मैं सुनना चाह रहा। और अगर वो किसी चीज पर प्रतिक्रिया देती है जो मुझे नहीं सुननी होती है, तो वो उसको इतना स्मूथली रखती है, मतलब शी इज ए वेरी गुड ऑरेटर, और मुझे बड़ा प्राउड होता है। और जब मैं उसको सुनता हूँ, 11 साल की अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि यार टीचर का बेटा अगर टीचर भी बनता है और ऐसे बोल पाता है और ऐसी बातें रख पा रहा है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ ऐसी चीज़ों पे।
तो निश्चित ही मैं अपने फैसलों में अब बच्चों को शामिल करने लगा हूं, जब से मुझे लगने लगा है कि उनकी राय मेरे जीवन में मायने रखती है। चूंकि मेरे फैसले उनके जीवन को प्रभावित करेंगे, इसलिए मैं उनकी राय भी लेने लगा हूं। आपने बच्चों की बात की। आज के दौर में जब मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है और छोटे बच्चों के हाथ में भी बहुत जल्दी ही आ जा रहे हैं, तो आमतौर पर ये बात भी देखने सुनने को मिल रही है कि माता-पिता और बच्चों के बीच में दूरियां भी बढ़ रही हैं। भावनात्मक लगाव पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि लंबी-लंबी बातें हो नहीं पा रही। बहुत सही। पिताजी दफ्तर से आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठकर दफ्तर चले जाते हैं, और जब भी छुट्टियां होती हैं तब भी उनको बच्चे मोबाइल में व्यस्त नज़र आते हैं। और इस दौरान बहुत सारी देश दुनिया में घटनाएं भी हुई हैं। 3 बच्चियों की मौत हुई है। बिल्कुल। उनके मौत के बाद भी ये बातें हुई कि कैसे उनके पिता को नहीं पता था कि बच्चियों के मन में क्या चल रहा है, वो इतना बड़ा फैसला ले सकती हैं। तो आज के दौर में अगर किसी माता पिता को भी अगर आप सलाह देना चाहें तो बच्चों से ये दूरियां कम कैसे करें? बहुत सही सवाल है ये। इसमें ना वैभव जी, मैं अपना तजुर्बा ऐड करता हूँ जी। और चूंकि मेरे जैसे माँ बाप जो मेरी उम्र में है, तो मेरी उनके लिए कोई नसीहत तो नहीं होगी, अनुभव साझा कर रहा हूँ। अगर उनके काम का हो तो वो यूज कर लें। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, क्योंकि सर आप सिर्फ माता पिता नहीं, बच्चों को भी सलाह दे दीजिए कि ठीक है, वो मैं अपने दोनों माता को पिता से मैं दूरी कैसे दोनों कम करें। हाँ, मैं दोनों को सलाह देता जी। हूँ। देखिए, लेकिन चूंकि अभी जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, वो बच्चों के पक्ष में है। वो कहते हैं कि पेरेंट्स टाइम नहीं देते, तो पहले पेरेंट्स से संवाद है और फिर बच्चों से। जी। मैंने अपनी पेरेंटिंग में एक चीज जो जिस पर बहुत अच्छा नाज होता है, वो ये है, माता पिता आज के समय में आज के संघर्ष को मैनेज करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी माँ बाप बने, आपके साथ ही जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब लोग जो भी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो जीवन में अपने आप को फिट करने के लिए और अपने बच्चों को बहुत अच्छा जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उनकी मेहनत बच्चों के लिए है, ये भी सबको पता है। लेकिन इस बीच में वो यही बात बच्चों को बताना भूल जाते हैं। बताना शब्द से नहीं होता, एहसास दिलाना होता है। इसीलिए मैं अक्सर कई बार कहता हूं कि बच्चों से जब आप बैठे ना, आप 100% बच्चों के लिए उपलब्ध मत होइए, लेकिन जिस समय आप उनके पास हैं उस समय 100% रहिए। इसको और समझाता हूं, आप दिन भर में 24 घंटे बच्चे को गोदी में लेकर घूमें, इसका कतई बच्चे चाहत नहीं रखते। बच्चों की चाहत है कि आप 24 घंटे में से, मेरे पिताजी एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, उनके पास दुनिया भर की जिम्मेदारी है, उसमें से अगर वो दिन का 10 मिनट भी मेरे साथ में है ना, तो उस समय उनके हाथ में फोन ना हो और घर का कोई और व्यक्ति उनकी चर्चा में ना हो। वो बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर प्यार से सिर पर हाथ दुलार करके पूछे, बताना तू कैसा है। बस इतना सा होना चाहिए। 24 घंटे में बच्चे को यदि ये रिचार्ज आप देने में कामयाब हो जाएं, मैं आपको बता रहा हूं, दूरियां तो छोड़िए साहब, बच्चे मतलब इतने रिचार्ज हो जाएंगे, लगेगी कि ब्लेस्ड बच्चा हूं मैं इस धरती का। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों को हमने दूर किया अपनी सहूलियत के लिए। माँ बाप वर्किंग हैं, व्यस्तताएं ज्यादा हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, ग्रैंड पेरेंट्स साथ नहीं है, तो होता क्या है कि बच्चे माँ बाप के लिए भी एक जिम्मेदारी भी है कि यार बच्चों का ध्यान कैसे रखें, तो वो अपनी सहूलियत के लिए मोबाइल पकड़ा दिए, आप उनको टीवी चला के दे दीजिए, चल तू इसमें लगा रहे। ऐसे में ना मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मत बनिए न्यूक्लियर। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूं। जहां मैं जाता हूं मैं उनके साथ ही जाता हूं। अब जैसे मैं हाल ही में जयपुर शिफ्ट हुआ, तो मेरे माँ बाप के साथ शिफ्ट हुआ। वो मतलब मैं कहूंगा कि वो शिफ्ट हुए तो मैं उनके साथ शिफ्ट हुआ, ज्यादा मैच्योर आंसर ये है। और मैं ये मानता हूं कि मेरे को उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि मेरे बच्चे बड़े कैसे हो रहे हैं। बहुत अच्छी परवरिश उन्हें मिल रही है, बहुत अच्छा केयर उन्हें मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स को लग रहा है कि वो मेरी लाइफ में कुछ ऐड कर पा रहे हैं। तो फैमिली का जो हमारा सामाजिक ताना बाना है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित ही बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास पेरेंट्स का अभाव है ही नहीं, या फिर संभव नहीं है उन पेरेंट्स का पाना, चुनौतियां हैं। लेकिन मेरी वर्किंग पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रबंधन में आप जितना बच्चों को समझाएंगे, समझिए कि बच्चों से इंटेलिजेंट इस धरती पर फिलहाल कोई जनरेशन नहीं है। अगर हम समझते हैं कि हमने ये कंप्यूटर बना दिया, ये कर, नहीं, आप कुछ नहीं हो। वो जनरेशन ऑलरेडी आपका अपडेटेड वर्जन है। वो जिस दिन धरती पर लॉन्च होगा ना, आपके समय पर जब वो काम करने आएगा, आपसे आगे का आ रहा है, वो प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल है। प्लीज उसे इज्जत दे दो और उसके साथ प्यार का वक्त बिता लो। अब बच्चों के लिए भी एक नसीहत दे देते हैं। मेरी बच्चों से अक्सर ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप जब भी अपने आप को अकेला महसूस करें, आप यार दोस्तों में ये महसूस करें कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे, उस समय मेरी सब बच्चों से करबद्ध प्यार से, विनय से, अनुनय से ये निवेदन है कि हमेशा कितनी व्यस्त जीवन में हो, चाहे 10 मिनट ही संभव हो, अपने माताजी पिताजी से फोन पे बात जरूर करें। अगर आप दूर भी हैं,
आपके माताजी पिताजी बात करना नहीं भी जानते, कोई बात नहीं, आप उन्हें कॉल मिलाइए, आजकल वीडियो कॉल की फैसिलिटी है, आप कॉल मिलाइए, कॉल मिला करके बस इतना सा जान लीजिए कैसे हैं आप, मुझे बताइए ना घर में चल क्या रहा है। आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। और मेरी छात्रों से अक्सर ये निवेदन रहता है कि बेटा मोटिवेशन दुनिया में मत तलाशो, अपने माँ बाप से प्यार से बात कर लो, दुनिया का सारा मोटिवेशन वहीं से आ रहा है। वो जब आप अपने माँ की परेशानियों को चेहरे पर देखेंगे, सलवटे देखेंगे कि ये मुझे कुछ कहना चाह रही है, कह नहीं पा रही है, पिताजी की परेशानियां शब्दों में आ नहीं पा रही हैं लेकिन चुप है, वो आपको अपने आप झकझोरेगा। मैं बोल रहा हूं कि हमारे मध्यम वर्ग के तमाम संघर्षशील युवा अपने पेरेंट्स से कनेक्ट रह जाएं तो शायद उन्हें कभी तो डिप्रेशन ना सवार करे, ना उन्हें किसी मोटिवेशन गुरु की जरूरत पड़े, और वो जीवन में जो चाहेंगे ना संस्कारों के साथ कर जाएंगे। ये मैं मतलब अपने अनुभव से कह पाता हूँ। बहुत गौरव का क्षण होता है। मैं बनावटी नहीं हूँ, पहले आप इस चीज को डिकोड कर चुके होंगे, अब तक तो कर ही चुके होंगे। मुझे नहीं बनावट पसंद है, और मुझे मेरे छात्र, मुझे चाहने वाले, मेरे सहयोगी, मेरे निकट जितने भी लोग हैं ना, वो खुश रहते हैं ना, वो ऊर्जा देते हैं। मुझे पता है जिस दिन आप बड़े बनेंगे ना, ये आपका शुरुआती सफर है, आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी है, आपकी लाइफ में ये वाला पल कुछ ऐड करेगा, ये मैं श्योर हूं। मेरी बातों में से कोई ऐसी बात होगी जो आपके दिमाग में आज रह जानी है, जो आपको एहसास देगी कि नहीं नहीं मुझे यही तो करना था, है ना। तो हम लोग भले ही दुनिया के लिए कुछ कर रहे हो, खुद भी कुछ गेन कर लें, ये इंटरव्यू का हमेशा लाभ रखना, और देखते हैं ईश्वर कहाँ तक ले जाता है। सर, हम बार बार मोबाइल फ़ोन का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपका स्क्रीन टाइम क्या होता है रोजाना का? बहुत बढ़िया वैभव जी, आप और हम दोनों लगभग एक से फील्ड में हैं, और चूंकि हमारा काम पूरे टाइम मोबाइल पर ही चलता है, क्योंकि मैं अपनी पूरी टीम से मोबाइल पे कनेक्टेड रहता हूं, क्योंकि मेरा काम सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, न्यूज़ का है, तो मेरे लिए मोबाइल मेरी ज़रूरत है। मैं औरों से ज़्यादा स्क्रीन टाइम रखूंगा ही, इसलिए अगर मैं ये बता दूं कि मेरा स्क्रीन टाइम इतना है तो उससे लोग गलत मोटिवेशन ना ले लें कि इनका तो इतना है, ज्ञान क्या दे रहे हैं। जी भाई, मेरी रोजी रोटी है ये, मतलब मेरे लिए मोबाइल ऐसा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मोबाइल से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे मेरी टीम से कनेक्ट, आज लगभग 50-60 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो उन लोगों से लगातार संपर्क में रहना मेरी ज़रूरत है, इसलिए मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। फिर भी इतना नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि साहब अब तो मैं 24 घंटे में से 22 घंटे मोबाइल देखता, नहीं, एवरेज 7 से 8 घंटे का मेरा आता है। बिल्कुल। 2024 में आपने नौकरी छोड़ दी थी, 2025 में आपने क्या किया पूरे एक साल, कौन से नए प्रयोग किए? बहुत बढ़िया। 2025 में हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए खुद के अध्ययन पर बहुत फोकस किया। मैं इस बीच में हमारा एक यूट्यूब चैनल है बातें बाजार की, उस पर बहुत फोकस किया, और उसके माध्यम से मैंने उन दिनों ना एक खबर देखी, जैसे आप कोरोना के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि कोरोना आपके लिए ब्लेसिंग था जी। मैंने उस दौरान नोटिस किया कि कोरोना में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवा के इंट्राडे ट्रेड करा के रेफरल बोनस कमाए। लेकिन हुआ क्या, जो बेचारे इंट्राडे ट्रेड करने वाले लोग थे वो घाटे में। बहुत सारे बच्चे मेरे पास में, पढ़ने वाले बच्चे, या तो कहते थे सर फैंटेसी क्रिकेट ने हमको डुबो दिया, या सर हमने ट्रेड किया था पैसा डूब गया। इन दोनों ने मुझे प्रेरणा दी। फैंटेसी तो चलो सरकार ने बंद कर दिया था, मेरा खेल ही हट गया, लेकिन दूसरा जो पार्ट था, जो ट्रेड वाला पार्ट था, उस पर यह महसूस हुआ कि लोगों के पास जानकारी ही नहीं है कि ट्रेड होता क्या है। लोगों ने कहा सुनो इतना पैसा लगाओ, पेनी स्टॉक है, 1 रुपए का खरीदो, 2000 रुपए का 2 दिन बाद हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे बने, लोगों ने कहा कि ओहो ये तो लॉटरी लगने वाली है। फिर मुझे एक बहुत बड़ा खाली क्षेत्र दिखाई दिया कि यार यहां जरूरत है, मैं पढ़ाऊं अगर, तो लोगों को यह पढ़ाऊं कि ट्रेड करते कैसे हैं, ट्रेड में क्या जानना जरूरी है, आपको निवेश कहां करना चाहिए। तो मैंने पिछला 2025 खुद के पढ़ाने में और लोगों को पढ़ाने में कंज्यूम किया। मैं खुद का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता था वो लोगों तक लेकर आया। मैंने खुद ने NISM परीक्षा लेता है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर की, मैंने वो परीक्षा क्वालिफाई की। रिसर्च एनालिस्ट की वो परीक्षा मैंने क्वालिफाई की, ताकि जब मैं कोई ज्ञान दूं तो मैं उस ज्ञान में अपने आप को एज एन अथॉरिटी बता सकूं कि सुनो ज्ञान देने से पहले परीक्षा पास करके बैठा हूं और तब तुमको ये बात बता रहा हूं। ये पूरा काम करते हुए अब हम इस क्षेत्र में और आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों को ना खबरों में जितना रुचि आती है ना, उतनी रुचि बाजार में आने लगे। देश को फाइनली बाजार के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। ये 2025 से बना मेरा मिशन है, और हम 2026 में निश्चित ही देश के सामने एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करेंगे। अंकित सर, क्या आपको भी लगता है कि हमें अपने शुरुआती जो पाठ्यक्रम हैं, जो बच्चे शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें वित्त का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा देने की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको इतनी समझ विकसित हो नहीं पाती स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान, कि बाद में जाकर वो अपना नुकसान करा लेते हैं। देखिए वैभव जी, इसमें ना कल भी मैं किसी इंटरव्यू में था, वहाँ पर ये भी सवाल सेम ही आया था।
कि वित्तीय प्रबंधन क्या हमको बहुत बेसिक से सिखाने की जरूरत है, कॉलेज एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, और सरकारें क्या इतनी बेवकूफ है क्या लोगों को सिखाती नहीं है? तो इसका ना एक बहुत ही मतलब बचकाना सा आंसर है, वित्त होगा तो प्रबंधन होगा ना। हमारे इस देश की बहुत सी आबादी तो ऐसी है जो एजुकेशन लेने के लिए ही तरस रही है, यानी उसके पास में शिक्षा जैसी मूलभूत चीज नहीं है। शिक्षा है तो प्रारंभिक शिक्षा है, तो फंड मैनेज करने का ज्ञान अभी फिलहाल उन लोगों की जरूरत है जिनके पास फंड है, और वो फंड जो है ना वो धीरे धीरे मध्यम वर्गीय परिवार में आ रहा है, धीरे धीरे उन कॉलेजेस में जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं वहां पढ़ने वाले बच्चों में आ रहा है। तो निश्चित ही वित्तीय ज्ञान देश की जरूरत बनेगा, और जैसे जैसे साक्षरता के साथ साथ वित्त बढ़ेगा तो प्रबंधन की जरूरत बढ़ेगी। तो अगर पूछा जाए कि क्या डे वन से सिखाने की जरूरत है लोगों को, मुझे लगता है नहीं। इसको थोड़ा सा क्लास वाइज चलने दीजिए। बच्चा 12th पास कर गया तब सिखाइए, तब कॉलेज में जाएगा तो पैसा करने की आवश्यकता होगी उसे, तब बताइए। 12th तक भी अगर वो बच्चा है और उसको लगता है कि नहीं उसे पढ़ना है तो उसका इंटरेस्ट पूछ करके उसे पढ़ाया जाए, जबरन नहीं। अदरवाइज एक और दिक्कत आएगी, और वो ये कि आप बार बार किसी से कह रहे हैं ये मिठाई अच्छी है, मिठाई अच्छी है, वो बार में तो आपसे यही मांगेगा ना कि प्रभु मिठाई तो चखाओ। आप कह रहे हो वित्त का प्रबंधन ऐसे करना, वित्त का प्रबंधन ऐसे करना, वो कह रहा है सर पहले वित्त तो दो, प्रबंधन तो मैं तब सीखूंगा। तो ये वो वाली स्थिति है। तो वित्त जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हो, अभी ये रहे, बाद में इसको सबके साथ उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल। 2025 में हम आते हैं, ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिनों की जंग होती है, और इजराइल की ओर से आरोप लगाया गया कि ये लोग परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच गए थे, हमें हमला करना ही था। अमेरिका भी बमबारी करता है, और अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति है, क्या आपको लगता है कि एक नया युद्ध भी शुरू हो सकता है? देखिए, ईरान पर हमला करना होता अमेरिका को तो वो अब तक कर चुका होता। मादुरो को उठाने में जितना समय लगाना था वो महाशय उठाकर ले भी गए। अमेरिका को जिन पे गोले बरसाने होते हैं बरसा के चले जाते हैं। ईरान में कुछ तो ऐसा है जो अमेरिका जानता है, हर बार बिल्कुल बगल में पहुंच जा रहा है फिर पीछे हट जा रहा है, यानी कि कुछ तो ऐसा है जिससे अमेरिका भी डर रहा है। या तो कहा जाए कि वो गल्फ कंट्रीज की कुछ ऐसी पावर टैक्टिक्स है जो अमेरिका को बार बार कह रहे हैं कि साहब इस पर हमला मत कर देना। इसने कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो इस बार क्षेत्रीय युद्ध कर दूंगा, मैं रीजनल वॉर कन्वर्ट कर दूंगा, विश्व युद्ध भले ही ना हो, मैं इसको रीजनल वॉर में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं यहां से उठा के गोला सऊदी पे फेंक दूंगा, दुबई की इमारतें तोड़ दूंगा, कतर को बर्बाद कर दूंगा। ये जो ईरान धमका के चल रहा है ना, यानी ईरान के पास में ना इस समय वो ताकत है जिस ताकत से वो बार्गेन कर पा, उस बार्गेन में अमेरिका वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। अब तक अमेरिका तोड़ चुका होता उसको, लेकिन जो उसने लंबी लंबी मिसाइलें बनाई हुई हैं, वो कहता है कि अमेरिका में तेरे ऊपर तो मिसाइल चलाऊंगा ही नहीं, तेरे अपनों को मारूंगा, वो तेरे पास त्राहिमाम त्राहिमाम करते फिरेंगे, यदि ये मार दिए तो तू फिर किसी के लायक नहीं बचेगा। सोचो, शुरुआती 1 महीने पहले अमेरिका ने सारे सैनिक अपने उन अड्डों से हटाए जो इन देशों में थे। अमेरिका को लगा अब ईरान इन पर हमला नहीं करेगा, मैं पानी के एयरक्राफ्ट से इन पर हमला करूंगा, वो क्या बोलते हैं उसको, एयर कैरियर जो होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वहां से हमला करूंगा, युद्धपोत से करूंगा। ईरान ने कहा तुम जितनी टैक्टिक लगा लो फिर भी मैं मारूंगा इन्हीं को। तो ईरान को ना ये पता चल गया कि मैं मार किनको सकता हूं। जब जब वो उनको मारने की बातें करता है सब वहां पहुंच जाते हैं, जो कभी नॉर्थ कोरिया करता था अमेरिका के साथ। नॉर्थ कोरिया को अमेरिका जब भी धमका था, नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल चला था, जापान पर से सूं करके निकल के जाती। जापान कहता है प्रभु आपकी लड़ाई में ये हमको धमकाता है। उधर साउथ कोरिया और उधर जापान दोनों इस बात की चिंता में बैठ करके अमेरिका के सामने खड़े, सर इसको मत छेड़ो। तो देख लो नॉर्थ कोरिया का इस बार 1.5 साल में नाम ही नहीं लिया भाई। ईरान भी इसके साथ नेगोशिएशन के टेबल पे इसीलिए इतनी देर तक बैठा हुआ है। बिल्कुल सर, 2025 में ही पहलगाम का हमला होता है, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और उसके बाद से सरकार ने कहा गया कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। लगातार हमारे जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो ये भी दावा करते हैं कि निकट भविष्य में हो सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई बड़ी जंग भी लड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन सवाल का अगर टू द पॉइंट आंसर दूं तो भारत जंग नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान का कभी भी फुल फ्लैज वॉर नहीं होगा। ये लाइन मैं क्यों बोल पाता हूं? दोनों न्यूक्लियर कैपेबल देश हैं। जिस दिन भी फुल फ्लैज युद्ध में आप उतरे, बर्बाद दोनों होंगे। अगर हमारे देश में दिल्ली पर बम गिरता है तो पाकिस्तान वाले भी नहीं बच पाएंगे, ये जानते हैं। भारत अगर कराची पर बम गिराता है तो कराची की लपटें गुजरात तक भी अपनी पेनिट्रेशन फेंकेंगी, यानी कि रेडिएशन आएंगी, हम अपना भी नुकसान कराएंगे। तो दोनों देश जानते हैं कि दोनों की होल में ही दम है। इस तरह के प्रॉक्सी वॉर चलते रहेंगे,
प्रॉक्सी वॉर में एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने का काम चलता रहेगा, इन्फिल्ट्रेशंस आतंकियों के होते रहेंगे, तो भारत उनको माकूल जवाब देता रहेगा। अगर वो चुप बैठते हैं तो भारत उनको पुचकार के रखेगा, काम अपने पे फोकस करो। बिल्कुल, 2026 में आते हैं। ट्रेड डील को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, खासकर सरकार के ऊपर, कि हमने दबाव में की है ट्रेड डील, अमेरिका के हितों का ज़्यादा ध्यान रखा है, भारतीय हितों को कम ध्यान रखा है। ये सरकार पे ऐसे आरोप लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रेड डील में हमने बराबरी वाली बात रखी है? जहां तक बात हो डील शब्द की, तो अक्सर हम ये मानते हैं कि डील दो देशों के म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात होती है। चूंकि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर पहले ही खुद को एक ऊंचे पायदान पर रख लिया था, यानी आप सीकर वाली साइड थे, डोनर वाली साइड नहीं थे। डोनर वाली साइड पर वो था, वो आपसे बोल रहा था कि मैंने आप पर 50% का प्रतिबंध लगाया है, आपने नहीं। वो हटाएगा, आप नहीं। जब वो ऊपर ऑलरेडी है तो आप बराबरी की बात तो अभी मत करिए। तो फिर क्या करें? क्या दोनों के हितों का ख्याल रखा गया? निश्चित ही 18% पर आप 50 से चल के 18 पर आए तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये बोले कि क्या बराबरी हो गई, मैं नहीं मानता, और ये कभी हो भी नहीं सकती। आपको अभी अमेरिका के बराबर इकोनॉमी जब तक आप नहीं बनते तब तक आप बराबरी की बात अमेरिका से तो मत ही करिए। वो चाह रहा है कि उसके हित में हो तो वो हो रहा है। बिल्कुल सर, और 2026 में हम आ गए हैं, तो एआई की बात ना करें तो फिर तो बेईमानी ही होगी। आप वित्त को लेकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अब आप आ चुके हैं। अब आपका कोई नया स्वरूप भी हम देख सकते हैं आने वाले वर्षों में, कि आप एआई से भी कदम ताल करते हुए दिखें? देखिए, अभी मेरे ऑडियंस की बहुत बड़ी डिमांड पर हम लोग जल्दी ही एआई के ऊपर प्रॉपर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, और वो कोर्स इसलिए लेकर आ रहे हैं कि इतने सारे टूल्स आ गए हैं मार्केट में, और मेरी ऑडियंस जिसकी जिम्मेदारी मैंने ना एक तरह से ऐसे ले रखा है कि मैं आपके घर का ही तो हूँ जी, मेरे ही तो हो आप, तो मेरे पास जिम्मेदारी से मैं अपने पेरेंट्स को सिखाता हूँ कि देखो व्हाट्सएप ऐसे यूज करते हैं, आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये परिवार के सदस्य हैं ना, इनको मैं टूल सिखाऊंगा, और उस टूल के लिए हम प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें तमाम प्रकार के जितने भी एआई टूल्स हैं, फोटो कैसे बनानी है, वीडियो कैसे बनानी है, पीपीटी कैसे बनानी है, मेरा जो मैं पढ़ाता हूं वो कंटेंट कैसे बनाना है, बातें कैसे करनी है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, खुद जैसा बोलता चालता व्यक्ति कैसे बनाना है, ये सारे टूल अब मैं अपनी ऑडियंस को सिखाने के लिए कोर्स लेकर आ रहा हूं, जो कि एआई के रिलेटेबल है, और वो सीखना देश की जरूरत है। और सर क्या आपको भी लग रहा है कि एआई बहुत कुछ बदलने वाला है, नौकरियों का स्वरूप बदलेगा, और जो कदम ताल नहीं कर पाएगा, पीछे रह जाएगा, उससे आगे चल के बेरोजगार भी रहना पड़ सकता है, आपको लगता है? इसको आप ऐसे समझिए, अभी मैंने परसों ही एक सेशन किया था, उसमें मैंने एक जानकारी दी थी अंकित इंस्पायर इंडिया पे कि एआई के चलते एक ऑब्जर्वेशन बाहर आया, और वो ये कि जो अमीर देश हैं वो एआई का ज्यादा यूज कर रहे हैं, और जो गरीब देश हैं वो कम कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि अमीरों ने एक लाइन पहले ही ले ली है, और जब वो लाइन ले चुके हैं तो वो उनका फैसला आइदर माई वे और नो वे वाला होता है, कि मानो या तो यही है नहीं तो कुछ नहीं है। वो अपने फैसले को गलत सिद्ध नहीं होने देंगे, आपको मानना ही पड़ेगा कि ये लोग कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे जी। अगर एआई को वो लोग पेनिट्रेट करा रहे हैं आपके जीवन में, और वो लोग खुद ये बोलते हैं कि मानवता के लिए इस दुनिया में खतरा न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं एआई है, तो इसको समझने की जरूरत है। मैं अभी कल कहीं किसी इंटरव्यू में इस बात को कह रहा था कि एआई का ना अभी आपने बहुत ही बुरा स्वरूप देखा ही नहीं है। आप केवल इतना सा विचार करें वैभव जी, मैं बहुत मंचों पर यह बात बोल चुका हूं, लोग पता नहीं कब इसको समझेंगे। आज हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट की सुर्खियां सुनने को मिलती हैं जी, कि एक आदमी था, उसने डिजिटली अरेस्ट कर लिया किसी और व्यक्ति को। मैं ये बोल रहा हूं, सोचो ना कि मशीन ही आपको डिजिटल अरेस्ट कर ले। आपके मोबाइल में केवल एक प्रॉम्प्ट ही तो डालनी थी, आपके मोबाइल में एक मैसेज ही तो डालना था, एक बग डालनी थी। मैंने बग डाली, यहीं से आवाज आना स्पीकर से शुरू होती है, यहीं से ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाता है, यहीं से आपको तमाम प्रकार के संदेश दिए जाने शुरू हो जाते हैं कि सुनो तत्काल प्रभाव से निकलो बाहर। अब सोचो ना, एक बार के लिए कल्पना करो कि अगर मेरे पास में एक मैसेज यहां से निकले कि मिस्टर अंकित अवस्थी अगले 10 मिनट में आप सड़क के मध्य में पिलर नंबर इतने के पास खड़े दिखने चाहिए। मैं कह रहा मैं तो नहीं जा रहा, मत जाओ। मैं आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास आपकी निजी चैट भेज रहा हूं। मैं आपके अकाउंट्स में जितना भी पैसा रखा है इसको तुरंत स्नैच कर रहा हूं। आपने सारे पासवर्ड तो मोबाइल में डाल के रखे हैं। एआई क्या क्या कर सकता है आप सोचिए। अभी मोल्ट बुक नाम से जो एआई चैटबॉट की चर्चा हो रही है, एजेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, एआई एजेंट्स, कि इंसान हमारी तस्वीरें खींच करके हमारी चैट शेयर कर रहा है, चलो हम कोड में बात करेंगे। मशीन अगर इंसान को चलाने लग गई ना वैभव जी, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या आपने रोबोट मूवी देखी है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका विभत्स रूप सोचिए, आप उस तरफ पहुंच जाएंगे।
तो क्या सर हम मान के चलें गुलामी का एक नया दौर आ रहा है, क्योंकि ये एआई जो कंपनियां हैं उनके पास तो सब कुछ डेटा होगा ही, सबका जो भी यूज कर रहे होंगे लोग। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जिसने न्यूक्लियर बम बनाया था ना, जिसके नाम पे आज अल्फ्रेड नोबल नोबल पुरस्कार चल रहा था, न्यूक्लियर बम तो खैर उसने नहीं बनाया था, जिसने टीएनटी बनाया था उसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता जी जी। नोबल अल्फ्रेड नोबल जिसने टीएनटी बनाया था, उसने मानवता के विकास के लिए कि चलो कम से कम कहीं माइंस खोदनी है तो मुझे बारूद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन लोगों ने उसी बारूद को देश खोदने में यूज कर लिया था। न्यूक्लियर बम बनाने वाला भी इसलिए बनाया था कि इससे बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी कि सुनो मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा नहीं तो मर जाओगे, लेकिन लोगों ने उसका उपयोग दुरुपयोग में कर लिया। आज के समय में क्या हो रहा है कि जिन्होंने ये एआई बनाया उनके हाथ से एआई बाहर जा रहा है, वो घबरा रहे हैं। आज देश में 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में एआई इंपैक्ट समिट होने जा रही है, जिसमें एआई को बनाने वाले सैम ऑल्टमैन खुद आ रहे हैं, जिसमें कि तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओज इंडिया आ रहे हैं। वो ये टेंशन में कि भैया सुनो इसका असर इस रूप से आएगा, चर्चा तो कर लो, हम लोग कैसे बच सकते हैं। सरकारों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सर कुछ नियम सख्त बना लो, नहीं तो हमने ऐसा जिन बना दिया है कि वो सबको खा जाएगा। बहुत गंभीर चीज होने जा रही है। बिल्कुल सर, एआई से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मेरे साथ के पूर्व सहपाठी हैं, उनका सवाल था कि अंकित सर से जरूर पूछना। आनंद शुक्ला उनका नाम है। उनका सवाल है कि एआई के दौर में जहां ज्यादातर चीजें कंप्यूटरकृत हैं, क्या इस दौर में भी यूपीएससी की तैयारी वैसे ही करनी चाहिए जैसे दशकों पहले से होती आ रही है, या फिर कुछ बदलाव लाना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल। एआई का आप लाभ ले सकते हैं। एआई ने पढ़ाई को इतना आसान बना दिया है ना, आप अपने आंसर्स को समझने के लिए कि इसको कैसे समझना है, आप स्क्रीनशॉट लिए, कंटेंट को चैटबॉट पर अपलोड किए और कह दिए कि उसको समझाइए भाई, मुझे आसान करके समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है। अभी गूगल जेमिनाई ने एक वो टेस्ट सीरीज का एक आईआईटी जेई के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें वो कहता है कि चैप्टर वाइज मैं टेस्ट दे रहा हूं, आपकी कमजोरी वो निकाल के दिखा पा रहा है। पर्सनलाइज्ड तैयारी करने में एआई ने मुकाम हासिल कर लिए हैं। कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति है, मुझे लगता ही नहीं कि उसे टीचर की जरूरत पड़ेगी। एआई इतना कुछ करने की तैयारी में आ गया है, बस उसे यह पता हो प्रॉम्प्ट सही क्या देना है। बस एआई को पढ़ते समय इतना जरूर रखें कि आप बगल में ऑथेंटिकेटेड बुक्स जरूर रखें, क्योंकि एआई पर अभी भी सारा डेटा सही नहीं है, क्योंकि एआई हमने जो फॉर्डर उसको दिया है उसको रेस्पॉन्स देती है, तो उसकी कॉग्निजेंट इंटेलिजेंस को भी बनने में समय लग रहा है। ऐसे में जब भी विद्यार्थी पढ़ रहा हो, उसको मान लीजिए कि कोई किताब लेट से लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहा है, वो तो पढ़ते समय उसको दिक्कत आ रही है कि इस किताब को समझने में मुझे दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लिया, उसको डाल दिया, उससे कहा कि सुनो इसकी पीडीएफ को बनाओ, पीडीएफ को चैटबॉट में डाला, चैटबॉट से पूछा कि इसको सरल भाषा में समझाओ, वो समझाता निकल गया। लेकिन गलती से उसने कोई भी आर्टिकल नंबर अलग बता दिया या अनुच्छेद की परिभाषा अलग बता दी, उसको प्लीज ऑथेंटिकेट किताबों से रीवेरीफाई जरूर कर लें, तभी लर्न करें। अदरवाइज आप उसको कहीं क्लेम नहीं कर पाएंगे जो उसने गलत डेटा आपको दे दिया। जैसे अभी कुछ दिनों पहले अजीत पवार जी की प्लेन क्रैश में मौत हुई जी। एआई उन्हें अगले दिन तक जिंदा बता रहा था। उनसे आप लोग पूछ रहे हैं कि बताइए अजीत पवार जी की स्थिति क्या है, उनको कह रहे हैं वो मर गए, अरे वो नहीं मरे बोले। तो ऐसे में एआई का अपडेट होना चुनौती है, तो प्लीज केयरफुल रहते हुए आप आंसर लें। और सर ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों से जुड़ा हुआ भी अगला सवाल है, दर्शकों का ही पूछना है। उनका कहना है कि आज के दौर में जैसे हम एआई की बात कर रहे हैं और भी करियर के और भी ऑप्शंस आ चुके हैं, विकल्प आ चुके हैं, क्या अब भी हमें किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने जीवन के 5-6 बहुमूल्य साल देने चाहिए बंद कमरे में रहकर? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं अक्सर कहता आया हूं, हम उत्तर भारतीयों में सरकारी नौकरी को लेकर के एक हुआ है, मतलब एक तरह से टैबू बना हुआ है कि यार ये तो होनी ही चाहिए टाइप से। अगर आप उस समाज से आते हैं तो मत उसके साथ संघर्ष करिए कि नहीं मैं तो आपको गलत सिद्ध करूंगा। नहीं, ठीक है, आपको लगता है कि समाज ने आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करने में कामयाबी हासिल कर ली है, तो उनको सही सिद्ध करने के लिए अगर आप अपने जीवन का कोई कीमती समय देना चाहते हैं, तो प्लीज तैयारी में उतरने से पहले डिसाइड करके आइए कि मैं अपने जीवन का 2 या 3 साल ही तैयारी में दूंगा। अगर मैं इतने में पा गया तो ठीक है, ये मेरे लिए प्रेमिका नहीं है जो नहीं मिली तो मैं गम में चला जाऊंगा। प्रयास है, हम जीवन में 1000 चीजों के लिए करते हैं, कई बार सक्सेसफुल होते हैं, कई बार नहीं होते। एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स बनाने के लिए ना जाने कितने साल प्रयास किया, बन गया तब चल गया, नहीं तो जाने कितनी बार फेल बना। तो आप ना उसको अपने जीवन में अपने से ऊपर मत ले जाइए। मैं अक्सर मेरे चाहने वालों को, सुनने वालों को एक ही लाइन बोल रहा होता हूं कि जिन्हें आप सुन रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, जो समाज में रह करके आप बढ़िया चीजों का उपभोग कर रहे हैं, वो सब सरकारी नौकर नहीं है। आज मैं और आप बैठ करके केवल इतना सा उठाकर देखें कि मैं ये मोबाइल में, ये घड़ी, कपड़े, ये जो पहना हूं, ये सरकारी नौकरी वालों ने नहीं बनाया ना भाई, लेकिन उपभोग तो मैं इसका कर रहा हूं। मैं सुबह जब से उठा हूं, ब्रश से लेकर के, चाहे मेरी क्लीनिंग से, निजी क्लीनिंग से, कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं है जो सरकारी नौकरी ने बनाया हो यार। तो कुछ बेस्ट प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करिए।
बेस्ट सर्व करने पे फोकस करिए, बेस्ट सर्विसेज ऑलवेज रिक्वायर्ड है, उस पर फोकस कर लीजिए। तो अगर आप ऐसे समाज से आते हैं जहां सरकारी नौकरी की प्राथमिकता है, प्रयास कर लीजिए। लेकिन अगर आप समाज को कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि मैं खुद का कुछ कर सकता हूं, तो मेरा अब तक का जो तजुर्बा है वो ये है कि आपके मालिक आप हैं, अगर इससे बढ़िया दुनिया में कोई सुख नहीं है। सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ ये अगला सवाल है सर। और सरकारी नौकरी के पीछे जो खासकर उत्तर भारतीयों की एक अंधी दौड़ है, उसके पीछे वजह ये होती है कि उनको लगता है कि सुरक्षित जीवन होगा, 60 सालों तक सरकारी देखभाल करेगी, सैलरी देगी, और इसके साथ ही बहुत सारी सरकारी सेवाओं में ऊपर की कमाई भी होती है। तो उनका कहना होता है कि तनख्वाह को तो हाथ लगाना नहीं है, ऊपर से घर चलता जाएगा और एक बढ़िया सी ज़िंदगी हो जाएगी। इससे सवाल मेरा ये था कि सरकारी विभागों में हम अभी भी भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम कर पा रहे, और जिसकी वजह से ये लोग ऐसी दौड़ में शामिल हो रहे हैं। जब भी डिमांड और सप्लाई में अंतर होगा ना, डिमांड एंड सप्लाई में मतलब परीक्षा में पेपर के लीक होने की बात को डिमांड सप्लाई से जोड़ सकते हो, आप सरकारी सेवकों के भ्रष्टाचार को डिमांड सप्लाई से जोड़ सकते हो। चाहने वाले ज्यादा और सप्लायर कम होंगे, ये बीमारी बनी रहेगी। इसको काउंटर करने के लिए रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। क्या खत्म किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? समाज ने जब टैबू बना दिया कि सरकारी नौकरी वाले की ही शादी होगी, तो भैया फिर उसको लगेगा कि शादी करके अगर ग्रस्त चलाना है, लो 10 लाख रुपए मांग के पेपर मिल रहा है, ले लो। अपराध को जन्म समाज दे रहा है, समाज बस स्वीकार नहीं कर रहा है। समाज को लग रहा है नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं। जिस दिन समाज के मुखिया बैठकर ये डिसाइड कर लेंगे कि सरकारी नौकरी ही नहीं, अगर कोई प्राइवेट नौकरी में अपनी ITR दिखा रहा है 3 साल की कि सर सुनो मैं इतनी तनख्वाह हर साल पाता हूं और मेरा कैलिबर आप लोग बैठ के चेक कर लो ना जी, उसकी इज्जत बराबर करने लग जाओ। आप उसके साथ भी शादी विवाह के रिश्ते रखने लग जाओ, उसको भी आप समाज के सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मानित करने लग जाओ। समाज अगर बदलने निकलेगा, स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरी की चाहत पर विराम लगेगा। रही बात भ्रष्टाचार के बारे में कि भ्रष्टाचार होता है, मैंने आपको पहले ही कहा भ्रष्टाचार समाज की आवश्यकता बन चुकी है। वो चाहता है कि ये मेरा काम करे, इसके पैसे ले ले, लेकिन इसको काम को जल्दी कर दे। आप रेगुलेशंस बनाइए। और सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता। अगर इन पर्सन आप अधिकारियों के बारे में बात करें, साहब नहीं चाहते वो लोग। फिर आप पूछेंगे कि साहब करते क्यों हैं, इनका करोड़ों रुपए का काम होता है। साहब वो इसलिए करते हैं कि आपने इस देश के सबसे बेस्ट टैलेंट को तो सरकारी नौकरी में भेज दिया, तनख्वाह दे रहे हो 50,000। आपको जानकर के अगर आश्चर्य हो कि मैं अपने उस पद पर बैठा हुआ हूं, तनख्वाह 70,000 रुपए आ रही थी। यार मेरा 1.25 लाख रुपए तो महीने का पेट्रोल डीजल का खर्चा है, कैसे चलोगे? और स्टाइपेंड के तरह से 2 साल तक सरकारी नौकरियों में तनख्वाह आती है, फिक्स पेपर रखते हैं, 30-30 हजार रुपए तनख्वाह में लोगों से काम कराते हैं। सरकार को समझना पड़ेगा ना कि आप खुद कह रहे हो कि जा भ्रष्टाचार कर, और जब आप भ्रष्टाचार को खुद, आप एक बात बताइए, इस देश का टॉप IITian, इस देश का टॉपर IAS अधिकारी बनकर तनख्वाह कितनी पा रहा है? बेस्ट से बेस्ट जो चीफ सेक्रेटरी बना हुआ है 3 लाख रुपए में बैठा हुआ है, 3 लाख रुपए महीने में नौकरी कर रहा है। 3 लाख रुपए महीने की नौकरी मेरी टीम के अंदर 5 लोग पाते हैं भाई, क्या करिएगा? इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने उस व्यक्ति को कह रखा है कि सुनो फैसले तो तुम करोड़ों के करोगे, तनख्वाह 3 लाख पाओगे, मगर प्रभु थोड़ा सा हम पर भी मेहरबानी कर दो। नहीं तो हम यदि इतना टैलेंट लेकर बाजार में उतरे होते, और ये सच है, जितने टैलेंटेड ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स बैठे हुए हैं या फिर अपने सिविल सर्वेंट बैठे हुए हैं, ये सब की सब इस लेवल पर हैं कि ये उस काम को करने में ज्यादा पैसे कमा सकते थे। अगर ये प्राइवेटली काम कर रहे होते ना, तो ज्यादा पैसे कमा रहे होते सब। इस समाज ने इनको सरकारी नौकरी में धकेला, समाज ही इनको यहां लेकर आया। आज उसी समाज को भ्रष्टाचार के नाम पर दिक्कत होती है। मैं भ्रष्टाचार का संरक्षण नहीं कर रहा हूं, मैं कारण बता रहा हूं कि समाज पहले खुद अपने गिरेबान में जाके सरकार से डिमांड हो कि सर ये जो सरकारी बाबू आपने खड़े कर रखे हैं ना सड़कों पर, सर तनख्वाह बढ़ाओ ना इनकी। सर कॉलेज का प्रोफेसर अति सुखी, काम 4 घंटे का होगा, 6 घंटे का होगा, तनख्वाह सबसे ऊपर होगी। आप उनसे बात करिए सर भ्रष्टाचार करेंगे, अरे छोड़ना यार, क्या भ्रष्टाचार, फर्क है सर, तनख्वाह बढ़ाओ आप लोगों की। बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल मेरे पूर्व के संस्थान के एक साथी ने पूछा है। ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया होगा, मैं फिर से पूछ लेता हूँ। क्या अंकित अवस्थी सर बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर चुके हैं, एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, क्या भविष्य में 2030, 35, 40 तक हम उन्हें राजनीति में भी देख सकते हैं? वाह देखिए, अगेन राजनीति को ऐसे क्यों लिया जाता है कि ये राजनीति एक बेकार चीज है। मैं चाहता हूं कि समाज में जहां जहां मुझे मेरी आवश्यकता, देखिए मैंने अब तक आई ड्रो माई सेल्फ इन दैट वे कि यहां मेरी रिक्वायरमेंट है। अभी मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। राजनीति का मैं एक आपको दायरा बताता हूं। दायरे के रूप में आप विधायक बने, सांसद बने, एक निजी जिंदगी के कुछ हिस्सों को आप समाज के लिए लगाते हैं।
मैं ऑलरेडी एक ऐसा काम कर रहा हूं जहां मैं बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर पा रहा हूं। मेरा ये प्रभाव क्षेत्र व्यापक हो, मैं इस चाहत पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बजाय इसके कि मैं अपने आप को सीमित करके समाज की सेवा करूं। मेरी फिलहाल की चेष्टा में दूर दूर तक ये भाव नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन उठ करके समाज के लोग ये आकर कहते हैं कि नहीं भैया सुनो, तुमको ये जिम्मेदारी निभानी ही है, तो फिर तो रब राखा भैया, हमने इस बारे में अभी तक विचार नहीं किया है। लेकिन मेरा, अगर आप दलों से ऑफर आए हैं आपको कभी? नौकरी छोड़ते ही आया था और बढ़िया ऑफर था, लेकिन मतलब ठीक है। बिल्कुल सर, एक छोटी सी अपील हमारे दर्शकों से, खासकर उन विद्यार्थियों से जो आपको लगातार सुनते रहते हैं। आज के दौर में वो अपने अंदर कैसे बदलाव लेकर आएँ, क्योंकि जैसे हमने एआई की बात की, बाकी और चीज़ों की, व्यक्तित्व में अपने क्या जोड़ें क्या घटाएं, और मानसिक अवसाद से कैसे दूर रहें, क्योंकि वो भी एक बीमारी का रूप लेता जा रहा है युवाओं में। मैं अक्सर अपने सेशन के अंत में एक लाइन बोलता हूं जो मेरी टैग लाइन है, और आप पुराने विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। ये 3 जो मैंने लाइन बोली, इन्हें आप दीवारों पर लिख लें। अगर आप इसे आत्मसात कर गए, आप कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, कभी अकेला फील नहीं करेंगे, समाज में आप खुद इज्जतदार होंगे और आपको जीने में आनंद आने लगेगा। बिल्कुल सर, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें छूट भी गई हैं। फिर से आपसे बात होगी, और एक तरीके से मुझे ऐसा लगा कि ये कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट तो बिल्कुल नहीं था, ये गुरु शिष्य का संवाद ही था एक तरीके से। अच्छा लगा मुझे, बहुत शुक्रिया सर। आप बहुत सारी ऊंचाइयां छुएं, आपके प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा से लोग प्रेफर करें, यही सारी शुभकामनाओं के साथ अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.